So, welcome to today's session of our CCNP module. And today we are starting switching. Okay, so let me share my screen. So, guys, switching जो है वो दूसरा मॉड्यूल है हमारा. राउट हम लोग कर चुके हैं और स्विच में स्विच जो मॉड्यूल है हमारा उसमें हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं. हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्विचेस क्या है ना. स्विचेस के बेसिक फीचर्स, सिस्को के स्विचेस कौन कौन से स्विच आते हैं, फिर उन पे क्या क्या फीचर्स हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. सिस्को के स्विचेस पे सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स क्या है, रिडंडेंसी कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं. सिस्को स्विचेस आर आल्सो कैन डू राउटिंग. जो मल्टी लेयर स्विचेस की हम लोग बात करते हैं, मल्टी लेयर स्विचेस को कैसे यूज करना है, हाउ डिफरेंट दे आर फ्रॉम लेयर टू स्विचेस, है ना, हाउ सिमिलर दे आर टू ए राउटर. फिर स्विचिंग मैकेनिज्म्स कौन कौन से है, और बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्विचिंग में. तो सीसीएनए जो स्विचिंग हम लोग पढ़ते हैं उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग स्विचिंग के पढ़ते हैं. स्विच क्या है, स्विच में जो एसटीपी, आरएससीपी, एमएसटी मोड चलते हैं वो क्या है ना, वीलेंस क्या होते हैं, स्विच में टैगिंग क्या होती है, फिर कुछ इंट्रोडक्शन होता है रिडंडेंसी का, और ईथर चैनल्स, पोर्ट चैनल्स क्या हैं. फिर हम लोग स्विचिंग में इंटरवीलन राउटिंग और ये सारा कुछ करके और फिनिश करते हैं सीसीएनए में ये मॉड्यूल. तो सीसीएनपी में हम लोग ये चीज़ें पढ़ेंगे फिर से और कुछ डेप्थ में भी जाएंगे. तो मेरे ख्याल से आप लोग में से ज़्यादातर लोग या तो सीसीएनए पढ़ चुके हैं या फिर आपको नॉलेज है इंडस्ट्री में काम करने का, तो प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए. और वैसे भी मैं बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करूंगा, तो जिसने सीसीएनए नहीं भी पढ़ा है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. So let's begin the session. तो switching means layer 2 stuff. ठीक है, routing is layer 3 stuff, right? तो स्विच के बारे में बात करें, इट्स अ लेयर 2 डिवाइस. हम लोग लेयर 2 स्विच की बात कर रहे हैं. इससे लेयर 2 से let's not write that because we'll also talk about layer 3. So let's say by default switch is a single broadcast domain. It is a multiple collision domain. It maintains MAC या CAM या TCAM tables. It is of two types. What are the two types? Managed and unmanaged. Then managed switches are of two types. One is fixed, second is modular, where switching mechanism is of three types.
One is स्विचिंग मैकेनिज्म कौन कौन से होते हैं? कट थ्रू, फ्रेगमेंट फ्री, स्टोर एंड फॉरवर्ड. Then okay. Then what else can be? Broadcast domain can be divided using VLANs or और कुछ बेसिक चीजें जो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं. So let's begin with this first point. By default, switch is a single broadcast domain. I think you all know this because in our first class itself, I explained what is a broadcast domain. और स्विच जो है वो बाय डिफॉल्ट सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होते हैं, यानी स्विच के साथ कनेक्टेड कोई भी डिवाइस अगर ब्रॉडकास्ट सेंड करता है तो वो अपने सभी पोर्ट से उसको फ्लड आउट करता है और वो सभी दूसरे डिवाइसेस तक पहुंचता है. तो यानी कि चाहे एक स्विच लगा हो आपके नेटवर्क में, चाहे 10 स्विच लगे हों, ब्रॉडकास्ट आपका हर जगह पहुंचेगा. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. If we have a switch, another switch, if someone, let's say this is host A, if host A is sending a broadcast, the switch will flood out this broadcast to all of its ports and it will reach to each and every one. So there is a single broadcast domain, right? चाहे और आगे स्विच लगा होगा, उससे कुछ होस्ट लगे हैं, तो वो ब्रॉडकास्ट इधर भी आएगा और इन सब तक भी पहुंचेगा. तो बाय डिफॉल्ट स्विच इज अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, राइट? नाउ द सेकंड पॉइंट इज इट इज अ मल्टीपल कोलिशन डोमेन. ये लिखा है मैंने, इट्स अ मल्टीपल कोलिशन डोमेन. दैट मींस एवरी पोर्ट ऑफ अ स्विच इज अ सिंगल कोलिशन डोमेन. अगर मान लो स्विच से कनेक्टेड इधर कोई हब है और उसमें कॉलिजन हो गया तो स्विच का ये पोर्ट जो है वो इम्पैक्ट होगा. ठीक है, अगर मान लो स्विच के किसी भी पोर्ट में कोई कॉलिजन रिपोर्ट आता है तो वो पोर्ट जो है वो होल्ड पोजीशन पे चला जाता है. इट विल नॉट send and receive data. So every port is a single collision domain. So if we have, let's say, 8 ports in a switch, so maximum 8 collision domains can be there. It maintains MAC, CAM और TCAM के टेबल्स. तो इसका भी हमने बात किया था. स्विच जो है वो इंफॉर्मेशन लर्न करता है. कैसे? सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन. अगर कोई भी होस्ट स्विच के पास में कोई ट्रैफिक भेजता है तो सबसे पहले वो उसका मैक एड्रेस जो है वो लर्न करेगा. तो जैसे होस्ट ए ने पोर्ट नंबर 1 पे स्विच के कोई भी ट्रैफिक सेंड किया तो ये लर्न करेगा, अच्छा पोर्ट नंबर 1 पे होस्ट ए का मैक एड्रेस है, लेट्स से ए, तो इट विल लर्न इट्स मैक एड्रेस. तो सोर्स बेस्ड मैक लर्निंग का काम करता है स्विच और ये इंफॉर्मेशन मैक एड्रेस टेबल में रखता है. तो जो दूसरी टेबल्स हैं, कैम टेबल, टी कैम टेबल, उनकी भी हम बात करेंगे लेटर इन आवर क्लास. दे आर ऑल्सो मेंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ पोर्ट, मैक एड्रेस. ठीक है, कौन सा वीलेंस में ये रहता है, उसके साथ में कोई ACL एसोसिएटेड है क्या, वगैरह वगैरह कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन वो उसमें मेंटेन करता है. तो विल टॉक अबाउट दैट लेटर. द थर्ड पॉइंट इज the next point is switches are of two types: managed switches and unmanaged switches. Managed switches और unmanaged क्या होते हैं? एक स्विच आता है
जिसको हम लोग लगा के जिसके साथ में कुछ होस्ट अटैच कर दें और वो होस्ट आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ये स्विच को मैं एक्सेस करके, जैसे राउटर को एक्सेस करके कमांड चलाता हूँ, वैसे इस स्विच को मैं एक्सेस करके कोई कमांड्स नहीं चला सकता। देयर इज नो CLI, देयर इज नो GUI, ना CLI के थ्रू ना GUI के थ्रू मैं इस स्विच को एक्सेस करके इसके अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकता। ये प्री कॉन्फ़िगर्ड है। प्री कॉन्फ़िगर्ड व्हेन आई एम सेइंग इज जस्ट connecting these hosts and making the communication possible. So these switches are called unmanaged switches, जिनको मैनेज नहीं कर सकते हम लोग। दूसरा कैटेगरी है मैनेज्ड स्विचेस। जैसे हमारे राउटर्स को हम लोग मैनेज करते थे, उनके कंसोल पे जाके हम लोग कमांड चला सकते हैं, उनको GUI एक्सेस भी कर सकते हैं हम लोग। तो वो जो स्विचेस जिनको हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, जिन पे हम लोग CLI GUI से कॉन्फ़िगरेशन करके फीचर्स इनेबल करते हैं, वो मैनेज स्विचेस कहलाते हैं। ठीक है, तो हम लोग के कोर्स में क्या है, सिर्फ मैनेज स्विचेस। और मैनेज स्विचेस किस कंपनी के? सिस्को के। ठीक है, क्योंकि हमारा कोर्स CCNP है। सो मैनेज स्विचेस अगेन आर ऑफ divided into further categories. If you'll see here, managed switches are again of two types, fixed and modular. फिक्स्ड एंड मॉड्यूलर स्विचेस क्या होते हैं? एक होता है फिक्स्ड स्विच। ठीक है जी, कोई भी स्विच हो गया, जैसे मेरा 3500 सीरीज का स्विच हो गया या 2900 सीरीज का स्विच हो गया। ये स्विचेस जो है, इन पे फिक्स्ड नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं। ये स्विच पे आई हैव लेट्स से 48 पोर्ट्स, तो 48 पोर्ट्स का ये फिक्स स्विच हो गया। एक होता है मॉड्यूलर स्विच। मॉड्यूलर स्विच ऐसा होता है जिसके अंदर मेरे को बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं। स्लॉट्स मतलब वो खाली जगह जहां पे हम लोग मॉड्यूल्स को, लाइन कार्ड्स को लगा सकते हैं। जैसे मेरे ये एक चेसी है, दिस इज कॉल्ड चेसिस। इस चेसिस में मैं लेट्स से आई हैव 4 स्लॉट्स। तो ये जो 4 स्लॉट है, स्लॉट नंबर 1, 2, 3 एंड 4, इन 4 स्लॉट्स पे मैं लाइन कार्ड लगा सकता हूँ। वो जो लाइन कार्ड मेरा आएगा, उस लाइन कार्ड्स में आएंगे मेरे पोर्ट्स। उस लाइन कार्ड्स में मेरे आएंगे पोर्ट्स। तो ये लाइन कार्ड को उठा के मैं ये पोर्ट में डाल दूंगा, तो मेरा 48 पोर्ट का लाइन कार्ड है। तो मेरे इस स्विच में मेरे को 48 पोर्ट मिल गए। मुझे और चाहिए 48 पोर्ट, तो मैं ऐसा ही एक और लाइन कार्ड खरीद के पोर्ट इस स्लॉट नंबर 3 में डाल दूंगा, तो मेरे पास में 48 प्लस 48 96 पोर्ट आ जाएंगे। और चाहिए तो एक और निकाल के, एक और खरीद के इसमें डाल दो। तो मॉड्यूलर स्विचेस आर दोस स्विचेस वेयर द नंबर ऑफ पोर्ट्स आर नॉट फिक्स्ड। एक्चुअली यू कैन बाय एंड इंसर्ट मॉड्यूल्स और लाइन कार्ड्स, उनको कुछ भी बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज लाइन कार्ड या मॉड्यूल, कुछ भी नाम से बोल सकते हैं, और ये मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, तो नंबर ऑफ पोर्ट्स आर नॉट फिक्स्ड, वी कैन एक्चुअली admit. Okay, so we can actually buy and put these slots, these line cards or modules in the slots. Now, which models are called as modular switches? तो सिस्को में जैसे 4500 सीरीज के स्विच आते हैं, 6500 सीरीज के स्विच आते हैं, है ना। ये सिस्को के कैटलिस्ट सीरीज के स्विचेस है। दीज आर सिस्कोस कैटलिस्ट सीरीज स्विचेस। जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया था 3500 सीरीज या 2900 सीरीज, तो ये सिस्को के कैटलिस्ट स्विचेस है। तो लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। जो सिस्को स्विचेस है वो आते हैं कैटलिस्ट सीरीज और नेक्सस सीरीज। ठीक है, तो कैटलिस्ट सीरीज जो है वो हम लोग यूज करते हैं एंटरप्राइज नेटवर्क्स में, और नेक्सस सीरीज हम लोग यूज करते हैं डेटा सेंटर एनवायरनमेंट में। कैटलिस्ट सीरीज जो आते हैं उसमें फिक्स्ड और मॉड्यूलर स्विचेस आते हैं। ऐसे ही नेक्सस सीरीज में भी हमारे पास में फिक्स्ड है और मॉड्यूलर है। ठीक है, कैटलिस्ट सीरीज में फिक्स सीरीज के कौन कौन से स्विच आते हैं? 2900 सीरीज, 3500 सीरीज, 3700 सीरीज, है ना। मॉड्यूलर में 4500,
6500, 6800, बहुत सारे आते हैं अभी तो। ऐसे ही नेक्सस सीरीज में फिक्स स्विचेस कौन से हैं? नेक्सस 2K, नेक्सस 3K, नेक्सस 5K, नेक्सस 6K, सॉरी 6K वगैरह आता है। ऐसे ही मॉड्यूलर सीरीज में नेक्सस 7K, नेक्सस 9K, ठीक है। अब नेक्सस 9K में मॉड्यूलर भी आता है एक मॉडल और फिक्स्ड भी आते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि भाई नेक्सस 9K जो है वो सिर्फ मॉड्यूलर है, वो उसमें फिक्स्ड भी आते हैं। तो अलग अलग मॉडल्स है, अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सिस्को के प्रोडक्ट वाले पेज पे जाके और इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हो। तो लेट मी शो यू। जस्ट नीड टू गो टू सिस्कोज होम पेज पे प्रोडक्ट करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा। वो प्रोडक्ट में जाके आप डेटा शीट चेक कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट का, और वहां डेटा शीट में आपको बता देगा कि इस पर्टिकुलर बॉक्स में है क्या। cisco.com। So I would suggest you guys to now go to Cisco's page more frequently. See here we have products. Products पे जाइए, प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो वी आर गेटिंग नेटवर्किंग ऑप्शन। सबसे पहले नेटवर्किंग में आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, राउटर, स्विचेस, वायरलेस, SD WAN, SD एक्सेस, ACI, DNA। तो हम लोग स्विचेस में जाएंगे। ठीक है, स्विचेस के अंदर ये आपको कह रहा है डेटा सेंटर स्विचेस। ओके ओके, सो वील गो टू प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में आपको दिखाई देंगे लैन एक्सेस स्विच, लैन कॉम्पैक्ट स्विच, लैन कोर एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, डेटा सेंटर स्विच, स्मॉल बिजनेस स्विचेस, इंडस्ट्रियल इथरनेट स्विचेस, दिस एंड दैट। तो आप यहाँ देखेंगे डेटा सेंटर स्विचेस में नेक्सस 9K, लैन कोर में कैटलिस्ट स्विचेस आपको दिख रहे हैं, कैटलिस्ट 9600, 95, 94, ये सारे मॉड्यूलर है। ठीक है, आपको दिख रहा है बड़ा सा चेसी का फोटो इधर। ऐसे ही आपको लैन एक्सेस स्विचेस में आप जाएंगे तो कैटलिस्ट सीरीज के कैटलिस्ट 94, 93, 9200, कैट 1K, कैट 3650 है ना। लैन कॉम्पैक्ट में फिर से कैटलिस्ट 1K, कैटलिस्ट डिजिटल बिल्डिंग सीरीज, DPS स्विचेस बोलते हैं इनको, कैटलिस्ट 3560 CX सीरीज है ना। मेरा की छोड़ दीजिए, मेरा की इज अ डिफरेंट सोल्यूशन। तो ऐसा करके नेक्सस सीरीज आते हैं। स्टोरेज के लिए MDS स्विचेस आते हैं सिस्को के। ये स्टोरेज जो एरेज लगते हैं आपके नेटवर्क में, उनको कनेक्ट करने के लिए आपके लैन से MDS स्विचेस हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग इनकी भी कुछ खास बात करेंगे। हमारे कोर्स में कैटलिस्ट स्विचेस है तो हम कैट स्विचेस की बात करेंगे। सो यू शुड गो एंड चेक। एक्चुअली जैसे सिस्को कैटलिस्ट 3650 स्विच है, तो अभी इस पे क्लिक किया तो आपको दिखाई देगा ये ऐसा आता है, 1 रैक यूनिट। जो आपका ये बॉक्स है, ये 1 रैक यूनिट बॉक्स है। इसको जब रैक में लगाएंगे तो ये रैक में 1 रैक यूनिट कंज्यूम करेगा। कुछ स्विचेस जो होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, जैसे ये बड़ा साइज है, ये 2RU स्विच है ना। मॉड्यूलर स्विच आते हैं उनका चेसी बहुत बड़ा होता है, तो वो 6RU, 10RU, 9RU ऐसा करके अलग अलग रैक यूनिट के हिसाब से आते हैं। तो आप जब भी प्रोविजन कर रहे हैं अपने नेटवर्क में, अपने रैक में कोई भी स्विच लगाने के लिए कि चलो ठीक है हम लोग ये वाला स्विच ले लेते हैं, तो वो पहले देखो कि आपके रैक के अंदर कितना स्पेस है। वो स्पेस के हिसाब से स्विच जो है वो आप अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेंगे। आप अपने रैक में स्पेस है या नहीं उसके हिसाब से तो लेते नहीं है। तो आप अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्विच लीजिए, फिर देखिए कौन सी रैक में कितना स्पेस है, उधर एडजस्ट होगा नहीं होगा, वो सारा कुछ आपको देखना पड़ता है। तो 1 रैक यूनिट जो होते हैं वो सबसे स्मॉल स्विचेस होते हैं साइज में, और इनको पिज्जा बॉक्स भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और जो 2 रैक यूनिट या उससे ज्यादा होते हैं, तो स्विचेस आर जनरली बिगर इन साइज एंड डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, यू एक्चुअली बाय देम। सो
सिस्को के पेज पे और भी ऑप्शंस है, स्विच सेलेक्टर, कैसे स्विच सेलेक्ट करना है आपके हिसाब, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब स्विच जो कैटलिस्ट 3650 हमने सेलेक्ट किया, उसमें देखो कितने सारे मॉडल आ रहे हैं, 3650 12x48 UR, 12x48 UQ, UZ, FQM, UQ PDM, FQ PD, ये बहुत सारे हैं, तो ये सबका अलग अलग मायना है। ठीक है, कोई जो है वो आपके पीओई सपोर्ट करता है, कोई पीओई सपोर्ट नहीं करता है, किसी के अंदर बैंडविड्थ जो है ये देख रहे हैं 8 पोर्ट्स ऑफ 10 गिगबिट, 48 पोर्ट्स जो नॉर्मल आपके पीओई, जो पावर ओवर इथरनेट एक फीचर होता है, मे बी आई डोंट नो यू गाइस नो और नॉट। फिर इसके अंदर आप ये देखेंगे जो ये वाला स्विच है, इसमें 10 गिग के 4 पोर्ट है ना, 48 पोर्ट है आपके नॉर्मल, मे बी 1 गिग 10 गिग वट, है ना। ऐसे ही इसमें 2 पोर्ट है 40 गिग के, है ना। ये वाला जो 48 गिग के पोर्ट, 48 पोर्ट है, वो 10 MB, 100 MB और 1000 MB यानी 1 गिग तक तीनों सपोर्ट करता है। ऐसा करके अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू कैन चूज एक्चुअली विच मॉडल फिट्स योर रिक्वायरमेंट एंड यू विल जस्ट बाय इट। ओके, सो द थिंग इज on Cisco's website there is a products page जहाँ पर जाकर आप अपने switches के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। Now the switching mechanism, अब ये जो switches switching करते हैं, switching you know what is switching? Switching is a layer 2 thing। तो जब भी switches के पास में कोई पैकेट आता है तो स्विच क्या करते हैं, इफ अ पैकेट इज हिटिंग पोर्ट नंबर 1 of the switch, let's say we have a couple of hosts connected to this switch on port number 1, 2 and 3, host A, B and C, IP address 10.1, 10.2, 10.3, same subnet, and MAC address is let's say 0001, 0002, 0003, this is MAC address। okay, so जब भी स्विच के पास में कोई पैकेट आएगा तो वो स्विच क्या देखता है, वो लेयर 2 हेडर देखता है। और लेयर 2 हेडर क्या होता है, जो आपका डेटा लिंक लेयर पे इंफॉर्मेशन ऐड होता है डेटा के साथ। तो डेटा के साथ में क्या क्या इंफॉर्मेशन ऐड होता है, प्रीएम्बल, डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस, टाइप, दिस इज डेटा एंड दिस इज FCS। तो ये आपका एक ईथरनेट फ्रेम कहलाता है। दिस इज कॉल्ड एज ईथरनेट फ्रेम, वेयर यू हैव ऑल दीज फील्ड्स, प्रीएम्बल, डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस, टाइप, डेटा इज व्हाट इज कमिंग फ्रॉम लेयर 3। जो लेयर 3 यानी कि नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर पे पैकेट आया है, वो पैकेट इज दिस लेयर 3 पैकेट इज दिस वन। ओके, एंड FCS इज फ्रेम चेक सीक्वेंस। तो जो भी आपका पूरा ये फ्रेम है, इस फ्रेम को वो एक फॉर्मूले में डालता है और उससे निकालता है कि दीज नंबर ऑफ bits are there in this frame. So if in case I am sending a 10 byte data and at receiving it they are getting a different number of bits, then उधर भी FCS वो चलाएगा, जो इधर से FCS वैल्यू गया है वो, और जो वो फ्रेम रिसीव हुआ है डेस्टिनेशन पे, उसका FCS वैल्यू अगर सेम नहीं है तो पैकेट को फ्रेम को डिस्कार्ड कर देंगे। So this is a checksum kind of thing, FCS. Now the important thing here is in this frame is these two fields, this one and this one. So source address and destination address is what? MAC address. MAC address of source and MAC address of destination. ठीक है, इसी को देखता है जब फ्रेम आता है स्विच के पास में, तो वो लेयर 2 हेडर देखता है डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, सोर्स एड्रेस क्या है। सोर्स एड्रेस जो है लेट्स से 0001 से पैकेट आ रहा है, डेस्टिनेशन इज 0003, तो वो सबसे पहले अपने टेबल में जो मैक टेबल बनाएगा उसमें वो चेक करेगा कि मेरे पास में ये पोर्ट नंबर 1 से आया है और खुद को
0001 का बता रहा है मैक का, है क्या मेरे पास इंफॉर्मेशन, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो वो उसको लर्न कर लेगा। फिर पूछता है किधर जाओगे, तो वो कहता है कि डेस्टिनेशन इज 0003। तो वो देखता है अच्छा 0003 मेरी टेबल में है, नहीं है तो मैं ब्रॉडकास्ट कर दूंगा, सबके पास भेज दूंगा, और अगर है तो वो उसको पर्टिकुलर उसी पोर्ट पे फॉरवर्ड कर देता है, दूसरी जगह नहीं भेजता। सो दिस इज हाउ स्विचिंग इज डन। बट as soon as packet hits to this switch on its port number 1, switch actually switching तीन तरह से कर सकता है। उस पैकेट को स्विच करने का तरीका उसका तीन तरह से हो सकता है। फर्स्ट वन इज कट थ्रू। कट थ्रू जो टेक्नोलॉजी है, जो मैकेनिज्म है, वो क्या कहता है कि जैसे ही ये इसके पास में फ्रेम आया स्विच के पास में, स्विच ने क्या किया, स्विच ने उसको प्रोसेस कर दिया, कुछ नहीं देखा, आया और प्रोसेस, आया और प्रोसेस, डेस्टिनेशन एड्रेस देखा और भेज दिया, डेस्टिनेशन देखा और भेज दिया। तो दिस इज कॉल्ड कट थ्रू स्विचिंग। दिस इज फास्टेस्ट वे ऑफ स्विचिंग अ पैकेट, अ फ्रेम। देन द सेकेंड टाइप इज फ्रेगमेंट फ्री। नाउ फ्रेगमेंट फ्री इज व्हाट, जैसे ही फ्रेम इस स्विच के पोर्ट पे आया, स्विच क्या करता है, स्विच कहता है हाँ वेट करो, पहले मैं चेक करूंगा कि तुझ में कोई एरर्स तो नहीं है। तो वो चेक करता है 64 बाइट्स, फर्स्ट 64 बाइट्स ऑफ पैकेट ऑफ फ्रेम। आई एम सॉरी, बार बार पैकेट निकल जाता है। सो फर्स्ट 64 बाइट्स, फर्स्ट 64 बाइट्स मतलब ये जो आपका पूरा फ्रेम है, 4 बाइट, 6 बाइट, 6 बाइट, 2 बाइट, डेटा इज वेरिएबल एंड दिस इज अगेन FCS कितने बाइट का होगा, 2 बाइट, व्हाट एवर, 8 बाइट, जो भी है। तो ये 64 बाइट्स चेक करता है, मतलब ये फील्ड चेक कर लेगा, ये भी, डेटा भी कुछ हद तक ये चेक कर लेता है। तो मतलब फर्स्ट 64 बाइट्स जो है, 90% एरर्स किसी भी फ्रेम में पहले 64 बाइट्स में ही आती हैं। तो ये क्या करता है, अगर मान लो फ्रेम में इसको कोई एरर मिला किसी भी कारण से, आई एम नॉट talking about the reason of having a bad frame or errored frame, किसी भी कारण से कोई errored frame इसके पास आया, 64 बाइट्स को इसने चेक किया, अगर एरर है तो उसको यहाँ ड्रॉप कर देगा, और अगर एरर नहीं है तो इसको फॉरवर्ड कर देगा, स्विच कर देगा। तो दिस इज फ्रेगमेंट फ्री प्रोसेस। इट्स अ लिटिल स्लो, बट जो एरर्ड फ्रेम्स हैं उनको काफी हद तक ये ड्रॉप कर देता है, वहीं रोक देता है। नहीं तो क्या होगा, कट थ्रू में अगर कोई एरर्ड फ्रेम को इसने प्रोसेस कर दिया तो क्या होगा, वो डेस्टिनेशन पे जाके डिस्कार्ड हो जाएगा। तो डेस्टिनेशन तक जाने ही क्यों दिया जाए, बैंडविड्थ बचाओ, रिसोर्स बचाओ, जहां घुस रहा है पैकेट वहीं पे उसको चेक करके रोक दो अगर खराब है तो। एंड द थर्ड वे इज स्टोर एंड फॉरवर्ड। स्टोर एंड फॉरवर्ड में इट चेक्स कंप्लीट फ्रेम 100% एंड टू एंड, पूरा फ्रेम को ये चेक करेगा, और अगर एरर है तो डिस्कार्ड कर देगा, अगर ठीक है तो फॉरवर्ड कर देगा। सो दिस इज द स्लोएस्ट मेथड, दिस इज स्लोएस्ट मेथड, बट 100% एरर फ्री एनवायरनमेंट आपको देता है, किसी भी एरर्ड फ्रेम को ये फॉरवर्ड नहीं करेगा। सो दीज आर द 3 स्विचिंग मैकेनिज्म, कट थ्रू, नो चेकिंग, फ्रेम आया उसको फॉरवर्ड किया, फ्रेगमेंट फ्री, it will check first 64 bytes. If there is an error, it will discard it. If there is no error, it will forward it. The third one is store and forward. Store and forward method is the slowest method, but it ensures that no errored frame will be processed. Whatever errored frame it is getting, it will discard those frame at the source port itself. Right? Okay. Then the next one, broadcast domain can be divided using VLANs. तो हमने स्विचिंग में बात करी कि ये इट्स अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, लेकिन हम इसे मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन्स में तोड़ सकते हैं। वी डू हैव अ वे ऑफ ब्रेकिंग ब्रॉडकास्ट डोमेन इन अ स्विचिंग एनवायरनमेंट। और ये कौन से स्विच में होता है, सिर्फ मैनेज्ड स्विचेस में ये कर सकते हैं, अनमैनेज्ड में नहीं कर सकते, ध्यान रखना। तो मैनेज्ड जो स्विचेस है उसमें ब्रॉडकास्ट डोमेन तोड़ सकते हैं।
कहने का मतलब ये है कि जब मेरा एक स्विच है, एक और स्विच है, they are connected. If someone is sending a broadcast, that broadcast, let's say this is my HR department, this is my finance department, तो ये HR वाले ने ब्रॉडकास्ट किया हाय अपने डिपार्टमेंट वालों को, तो वो हाय का मैसेज ये सबके पास में पहुंच जाए, लेकिन वो इधर फॉरवर्ड ना हो, क्योंकि इधर तो दूसरा डिपार्टमेंट है। मैं चाहता हूं कि वो ब्रॉडकास्ट इन तक ना पहुंचे, तो बाय डिफॉल्ट इट्स अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, ये ब्रॉडकास्ट इधर भी पहुंचेगा, लेकिन वी कैन ब्रेक इट। In managed switches, we have something called as VLANs to break it, right? And VLAN is virtual LAN, right? Virtual Local Area Network. So VLANs बना के हम लोग इसको ब्रॉडकास्ट डोमेन को तोड़ देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लोग HR वाले लोग जो है ये इनको एक VLAN में रखेंगे, जैसे लेट्स से VLAN 10, और ये फाइनेंस वाले लोग हैं इनको अलग VLAN में रखेंगे, लेट्स से VLAN 20। तो VLAN 10 के लोग VLAN 20 से बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते। There will be no communication can happen by default between different VLANs because different VLANs equals to different subnets. ये चीज याद रखना, एक अलग VLAN का मतलब एक अलग सबनेट हो गया, और अलग अलग सबनेट्स को हम आपस में कम्युनिकेट स्विचेस से तो नहीं करवा सकते। What do we need? We need routers for communication between different subnets. The same thing applies here. We need routers if we want VLAN 10 to communicate with VLAN 20. तो VLAN 10 के लोगों का IP एड्रेस 10.1.1.0/24 रखेंगे, इनका IP 10.1.2.0/24 रखेंगे। These two are different subnets and these are associated with different VLANs. So VLAN 10 के मेंबर VLAN 10 वालों से कम्युनिकेट करेंगे, VLAN 20 वाले VLAN 20 के लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, और ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ये कम्युनिकेशन हो रहा है सिर्फ अपने VLAN के अंदर। So how this happens, मतलब ये काम कैसे करता है, और डीप में चलते हैं। तो स्विचेस जो होते हैं उनके जो पोर्ट्स है, एक स्विच का पोर्ट दो मोड में हो सकता है, एक एक्सेस मोड में और एक ट्रंक मोड में। स्विच का एक पोर्ट दो मोड में हो सकता है, इधर इट कैन बी इन एक्सेस मोड और इट कैन बी इन अ ट्रंक मोड। सो एक्सेस मोड और ट्रंक मोड में डिफरेंस क्या है? एक्सेस मोड कैन कैरी ओनली अ सिंगल VLAN इंफॉर्मेशन। A single VLAN data it can carry. It is capable to carry only data from one VLAN. And trunk port are the ports which can carry multiple VLAN data or information, whatever. So these are the definitions. Access port is the port which is connected to a single VLAN. Trunk port is the port which is actually capable of carrying multiple VLAN information, multiple VLAN data. तो और इनको डेप्थ में समझते हैं। अभी ये जो डेफिनेशंस हमने बात करी, लेट्स गो a bit deeper. So in my network, in my LAN network, I have three switches. Okay, this is switch 1, switch 2 and switch 3. There are few hosts connected with each switch. Switch 1 के साथ में कुछ होस्ट है, switch 2 के साथ में कुछ होस्ट है, switch 3 के साथ में कुछ होस्ट है। Now switch 1 के साथ में कुछ होस्ट कनेक्टेड है HR डिपार्टमेंट के, इसके साथ में फाइनेंस डिपार्टमेंट के, और इसके साथ में कुछ मेरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, व्हाटएवर। सो ऑल दीज थ्री स्विचेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो HR वाले जो है वो VLAN मैंने 10 में डाल दिए, फाइनेंस वाले VLAN 20, इंजीनियरिंग वाले VLAN 30। तो इनका सबनेट भी अलग अलग रखूंगा मैं।
तो एचआर वाले लोग एचआर वाले वीलन के लोगों से ही कम्युनिकेट कर पाएंगे, वीलन 10 के लोग वीलन 10 से, वीलन 20 के लोग वीलन 20 से, 30 वाले 30 से। तो अब क्या हुआ, मेरा जो ट्रैफिक इन होस्ट्स का है वो ट्रैफिक इस स्विच से बाहर नहीं जाएगा, कभी इधर नहीं जाएगा। ये वाले जो लोगों का ट्रैफिक है वीलन 20 वालों का, वो मेरे इस स्विच से बाहर कभी भी नहीं जाएगा, और इन लोगों का जो ट्रैफिक है वो मेरे इस स्विच से बाहर कभी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वीलन 30 जो है वो सिर्फ इधर ही है, इन स्विचेस के पास में वीलन 30 के मेंबर्स नहीं, वीलन 10 के मेंबर्स इधर ही है, वो इन स्विचेस के साथ में कनेक्टेड नहीं है, ऐसे ही वीलन 10 के मेंबर्स। सो what I mean to say is, okay, so what I mean to say is, ये जो ट्रैफिक मूवमेंट होता है ये कैसे होगा? जब कभी मैं किसी पोर्ट को किसी वीलन के साथ में एसोसिएट करता हूं, जैसे मेरा इस स्विच का पोर्ट नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 पोर्ट है, और ये चारों पोर्ट वीलन 10 में मुझे डिफाइन करने हैं, तो ये चारों पोर्ट्स को मैं क्या बोलूंगा? दीज पोर्ट्स आर कॉल्ड एज एक्सेस पोर्ट्स। दे आर गेटिंग एसोसिएटेड विद वन वीलन विच इज वीलन 10। सिमिलरली ये स्विच में भी जो 4 पोर्ट है वो वीलन 20 के साथ एसोसिएट कर रहा हूं, तो ये चारों पोर्ट मेरे क्या हो जाएंगे? एक्सेस पोर्ट्स। सिमिलरली ऑन switch 3 also, all these ports will be access ports. And this link, all these links and these links are called as access links, because these links can only carry single VLAN information. The port which I am connecting to my other switch, these ports are actually, you can make them as access port or a trunk port. अब क्यों, कब मैं एक्सेस पोर्ट बनाऊंगा, कब ट्रंक पोर्ट बनाऊंगा? देखिए, जो वीलन 10 के मेंबर्स मेरे इस स्विच के साथ में कनेक्टेड है, मान लो कोई एक मेंबर इधर इस स्विच के साथ में कनेक्ट कर दिया और वो वीलन 10 का मेंबर है, तो अब वीलन 10 का डेटा ये स्विच पे तो रहेगा ही, इसके अलावा वो इधर भी फॉरवर्ड होना चाहिए, इस स्विच 3 तक आना चाहिए और इस मेंबर तक आना चाहिए, क्योंकि वीलन 10 का मेंबर अब इस स्विच के साथ भी कनेक्टेड है। तो यानी कि ये जो मेरा पोर्ट है, ये पोर्ट वीलन 10 का डेटा कैरी कर रहा है। अगर मान लो वीलन 20 का कोई मेंबर मेरे इस स्विच के साथ में इधर कनेक्ट हो गया, वीलन 20 का मेंबर, तो यानी कि ये जो स्विच है, ये वीलन 20 का ट्रैफिक इधर अपने सारे लोग के साथ में तो कम्युनिकेशन होगा ही, बाकी ये ट्रैफिक जो है वीलन 20 का वो इस स्विच से स्विच 1 के पास भी जाना चाहिए और स्विच 1 जो है उसे इस एंड होस्ट तक भेजना चाहिए। तो यानी कि ये वाला जो लिंक है, इस पे वीलन 10 का ट्रैफिक भी चला और 20 का भी चला, यानी मल्टीपल वीलेंस का इंफॉर्मेशन कैरी अगर करवाना है तो आपको इसे बनवाना है, इसे बनाना है ट्रंक पोर्ट। हाँ, मैं इसे एक्सेस पोर्ट अगर बना दूंगा तो एक्सेस पोर्ट हमेशा एक वीलन के साथ में मैप होता है, तो आप स्विच से स्विच के बीच के पोर्ट को किस वीलन के साथ में एसोसिएट करोगे? जनरली हम नहीं करते, हम स्विच से स्विच के बीच के लिंक को हमेशा, इस पोर्ट को हम लोग ट्रंक पोर्ट बनाते हैं, इन पोर्ट्स को, और इस लिंक को हम लोग क्या बोलते हैं? जो ये लिंक है, ट्रंक लिंक। दिस इज कॉल्ड एज ट्रंक लिंक। Okay, so the ports to which end hosts are connected in a switch are called as access ports, and the links are called as access links, and the ports which are connected, which are connecting two switches, those ports are called as trunk ports, and the link is called trunk link because it is capable to carry multiple VLAN information. Is there any doubt till now? ट्रंक पोर्ट एक्सेस पोर्ट में कोई डाउट है? समझ आया? यस और नो?
Okay, very good. So now we'll talk about VLANs in little more details. So let's take an example. I have three switches. ठीक है, एक स्विच है, स्विच वन, उसके साथ में मेरे दो लोग, दो होस्ट है, दे आर इन VLAN 10. ठीक है, देर इज अ होस्ट विच इज इन VLAN 20 एंड देर इज अ होस्ट विच इज इन VLAN 30. Again, with this switch 2, I have two hosts in VLAN 20 and two hosts in VLAN 30. And I have another switch, switch 3, where I have two hosts in VLAN 10, one host in VLAN 20 and one host in VLAN 30. इस डायग्राम से हम क्या समझे? तो सबसे पहली चीज जो हम लोग समझ रहे हैं वो है VLAN is actually helps us to scale our network. स्केलेबिलिटी, VLAN बनाने का पहला फायदा क्या है? स्केलेबिलिटी. तो हमारे नेटवर्क को हम स्केल बहुत आसानी से कर सकते हैं. जैसे मेरे ये रूम में मैंने एक स्विच लगा दिया, अब जरूरी नहीं है कि मेरे HR के मेंबर या VLAN 10 के मेंबर सारे इसी रूम में बैठने चाहिए. फाइनेंस वालों के लिए दूसरा रूम है, अलग फ्लोर पे है, तो उनके लिए अलग स्विच लगा के उनको सबको उधर ही बैठने को, कोई भी किधर भी बैठ सकता है. देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो बिकॉज VLAN आपको करना क्या है, बस खाली वो होस्ट को किसी भी स्विच के साथ कनेक्ट कर दो और उस पर्टिकुलर VLAN में डाल दो और उस VLAN के सबनेट वाला IP एड्रेस असाइन कर दो. इट बिकम्स वेरी इजी टू स्केल योर नेटवर्क. इट्स, आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि फर्स्ट फ्लोर के अंदर हम लोग को सब VLAN 10 के लोग बैठाने हैं, सेकंड फ्लोर पे VLAN 20 के लोग बैठाने हैं, थर्ड फ्लोर पे 30 वाले लोग बैठाने हैं, है ना. और फिर अगर मान लो फोर्थ फ्लोर पे एक्सपेंड हुआ मेरा नेटवर्क और उसमें मान लो VLAN 10 वाले लोग हैं, तो फिर क्या करेंगे? ओहो, फोर्थ फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के स्विच के बीच में कनेक्टिविटी करो, क्योंकि VLAN 10 वाले इधर भी हैं. और ऐसा कुछ नहीं है, VLAN आप एक स्विच हर फ्लोर पे लगाओ और सारे स्विचेस को एक एक करके लाइन से ऐसा कनेक्ट कर दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आगे से आगे आप इसको स्केल कर सकते हो. इट बिकम्स वेरी इजी. सेकेंड थिंग इज सिक्योरिटी. मैं नहीं चाहता कि फाइनेंस वाले लोगों से HR वाले कम्युनिकेट करें या इंजीनियरिंग वालों से सर्विसेज वाले कम्युनिकेट करें. तो मेरा नेटवर्क में मैं एक तरह से सिक्योरिटी VLAN से लगा सकता हूँ, क्योंकि VLAN 10 वाले लोग 20 से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, 20 वाले 30 से नहीं कर सकते. होता क्या है, अगर मान लो खुराबाती बैठा है तो उसके पास में क्या है, अगर मेरा VLAN 10 में मैं बैठा हूँ तो VLAN 10 में जो भी ट्रैफिक चल रहा है उस ट्रैफिक को मैं स्निफ कर सकता हूँ, ट्रैफिक को मैं कैप्चर कर सकता हूँ और उसको मैं कैसे भी यूज कर सकता हूँ डेटा को. तो दूसरे डिपार्टमेंट वाले लोग जो है उनका डेटा मैं नहीं ले सकता, क्योंकि वो डेटा कभी भी मेरे इस स्विच के पोर्ट पे आएगा ही नहीं. अगर किसी ने ब्रॉडकास्ट किया VLAN 20 वाले ने, तो वो ब्रॉडकास्ट VLAN 20 के इस मेंबर के पास जाएगा, वो इस स्विच के पास ट्रंक पोर्ट पे, हमेशा ध्यान रखना ट्रंक पोर्ट पे भी ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड होता है. ठीक है, अब चाहे आगे उस VLAN का बंदा हो चाहे ना हो, वो फॉरवर्ड होगा. जैसे यहाँ पर एक स्विच लगाया, उस स्विच के साथ में मेरे दो होस्ट है, वो VLAN 40 में है, तो ये ट्रंक पोर्ट पे मेरा VLAN 20 का ट्रैफिक आ रहा है. ये स्विच 3 में VLAN 20 के मेंबर के पास गया और फिर वो आगे भी फॉरवर्ड हुआ इस स्विच के पास, स्विच 4. अब स्विच 4 ने अपनी टेबल में देखा कि VLAN 20 के कोई मेंबर हैं, नहीं है जी, तो वो स्विच 4 इसे आगे फॉरवर्ड नहीं करता अपने पोर्ट्स के पास में. ऐसे ही वो ट्रैफिक VLAN 20 का इधर भी आया, इधर उसने देखा VLAN 20 में खाली एक ही पोर्ट है मेरे पास, तो उसके पास में ट्रैफिक फॉरवर्ड कर दिया. वो VLAN 10 या 30 वाले मेंबर्स के पास में ट्रैफिक नहीं जाता. तो यानी कि मेरे नेटवर्क में सिक्योरिटी भी लगती. और दो इट्स नॉट इनफ, बट इट्स सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी इज देयर, राइट. मतलब कुछ हद तक तो है ही. तो स्केलेबल है, स्केलेबिलिटी
is a benefit of having VLAN. Security is another benefit of having VLAN. And third is breaking broadcast domains. ब्रॉडकास्ट डोमेन, मेरे बहुत बड़े बड़े ब्रॉडकास्ट डोमेन बन रहे थे. एक बंदे ने ब्रॉडकास्ट किया तो मेरे मान लो 200 होस्ट लगे हुए सबके पास जा रहा है, तो उसको ब्रेक कर रहा है. इतना मेरे को मतलब द ट्रैफिक, द फर्स्ट टाइम ट्रैफिक वट एवर इज कमिंग टू दिस स्विच फॉर सम डेस्टिनेशन जिसका मैक एड्रेस इसके पास नहीं है, तो वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो वो सब तक जा रहा है, सब तक जा रहा है. द इंटेंशनल ब्रॉडकास्ट मैसेजेस आर एक्चुअली दे शुड रीच टू ऑल. अगर मेरे को सबको, मैं कंपनी का सीईओ हूँ, सबको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, तो वो सबके पास पहुंचना चाहिए ब्रॉडकास्ट मेरा, तो वो तो पहुंचना ही चाहिए. उसका तो उद्देश्य ही ये है कि वो ब्रॉडकास्ट मैंने किया सब तक पहुंचाने के लिए. लेकिन जो स्विच करता है ना बार बार आपके यूनिकास्ट को भी ब्रॉडकास्ट, क्योंकि उसके टेबल में मैक एड्रेस नहीं, हालांकि एक बार लर्निंग हो जाएगी तो फिर ये इशू नहीं होगा, लेकिन फिर भी कई बार अननोन ब्रॉडकास्ट और कई सारे इश्यूज खैर स्विचिंग में हो सकते हैं. तो breaking broadcast domain is very important in your network. You should not have a very large broadcast domain. So these are some of the benefits of having VLANs. तो देखो VLANs के benefits, trunk ports, access ports, है ना, access ports, access links, trunk links, ये सब समझ में आया. तो स्विच के ये पोर्ट्स को ट्रंक पोर्ट बना देंगे, ये पोर्ट्स को एक्सेस पोर्ट बना देंगे जिन पे एंड होस्ट कनेक्टेड है, और मेरा काम हो जाएगा. अब और थोड़ा डेप्थ में जाते हैं. जब हम लेट्स से आई हैव 2 switches, some hosts are connected with these 2. Okay, some are in VLAN 10, some are in VLAN 20. So now whenever this guy who is in VLAN 10, ये जो VLAN 10 का कोई बंदा है, इसने ब्रॉडकास्ट किया, तो वो ब्रॉडकास्ट इस स्विच के पोर्ट पे आया. स्विच ने पूछा हाँ जी किधर जाना है. उसने कहा जी डेस्टिनेशन मैक क्या है, ब्रॉडकास्ट का डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, FFFF ऑल एफ्स. तो जी मैं ब्रॉडकास्ट हूँ, मुझे सबके पास भेजो. तो स्विच ने कहा अच्छा वेट करो, एक सेकंड, मेरे पोर्ट मैक और VLAN ये इंफॉर्मेशन रखता हूँ. एक कॉलम और ऐड कर दिया मैंने. पोर्ट नंबर 1 मैक एड्रेस मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता ये VLAN 10 में है. पोर्ट नंबर 2 ये भी VLAN 10 में है. पोर्ट नंबर 3 ये भी VLAN 10 में है. पोर्ट नंबर 4 इट्स इन VLAN 20. पोर्ट नंबर 5 इट्स इन VLAN 20. ये मेरे को मालूम है. मैक तो जब तुमसे डेटा आएगा तो हम लर्न कर ही लेंगे भैया. तो जब डेटा आया इधर से, इसका मैक एड्रेस है 0001, तो इसने लर्न कर लिया अच्छा 001 किधर जाना है. वो बोला जी ब्रॉडकास्ट हूँ. ब्रॉडकास्ट है, अच्छा ये पोर्ट VLAN 10 को बिलोंग करता है और ब्रॉडकास्ट भेज रहा है, तो मुझे क्या करना है, मुझे मेरे पास में जो VLAN 10 के जितने भी बंदे हैं उनके पास भेज दूंगा, पोर्ट नंबर 2 और पोर्ट नंबर 3. तो इसने पोर्ट नंबर 2 और पोर्ट नंबर 3 पे भेज दिया. फिर कहा कि एक पोर्ट है पोर्ट नंबर 6, वो पोर्ट है मेरा ट्रंक पोर्ट. तो जितने भी ट्रंक पोर्ट होते हैं वो ब्रॉडकास्ट में उन पे भी फॉरवर्ड करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि आगे किसी स्विच पे VLAN 10 के मेंबर हो जिनका मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मेरी टेबल में तो मैं मेरे ही साथ कनेक्टेड लोगों को एंट्री करूंगा, दूसरे स्विच के साथ वाले वो खुद करेगा, लेकिन मेरा काम है उस स्विच तक पहुंचा देना. अगर बंदे हैं VLAN 10 के तो ठीक है, उन तक बात पहुंच जाएगी, नहीं है तो वो डिस्कार्ड कर देगा. तो ये ट्रंक पोर्ट पे जब अपना पैकेट फ्रेम को फॉरवर्ड करेगा स्विच 2 की तरफ, तो फॉरवर्ड करने से पहले ये जो पोर्ट है ट्रंक पोर्ट, इस ट्रंक पोर्ट पे आपके डेटा के साथ में जो भी आपका फ्रेम है उस फ्रेम के साथ में ऐड करेगा कुछ इंफॉर्मेशन, जिसमें क्या ऐड करेगा वो VLAN ID. ट्रंक पोर्ट जब भी कोई फ्रेम बाहर निकालेगा तो उस फ्रेम के साथ में VLAN ID का टैग लगा के भेजेगा. इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेम टैगिंग. इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेम टैगिंग.
So whenever a trunk port sends a packet out, it will tag that data, that frame with VLAN ID कि ये किस VLAN से आया है. तो फायदा क्या है इसका, जब स्विच 2 को ये मिलेगा फ्रेम, तो स्विच 2 देखेगा, अच्छा ये टैग, ओहो कौन सी VLAN के लिए है, VLAN 10, अच्छा अच्छा VLAN 10, तो VLAN 10 के ये अपनी टेबल में देखागा, मेरे पास 2 बंदे हैं, चलो उनके पास भेज दिया. अगर ये टैग ही नहीं होगा, बिना टैग के आएगा, तो फिर इसको स्विच 2 को पता कैसे लगेगा कि ये ब्रॉडकास्ट कौन से VLAN के लिए है. तो दिस इज कॉल्ड फ्रेम टैगिंग. ट्रंक पोर्ट हमेशा फ्रेम को टैग करके बाहर भेजते हैं, और ये जो टैगिंग है, इस टैगिंग को करने के लिए 2 प्रोटोकॉल यूज किए जा सकते हैं. एक को हम लोग बोलते हैं 802.1q और दूसरे को बोलते हैं ISL. 802.1q को .1q भी बोल देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज .1q, and ISL is inter switch link. This is inter switch link. ये सिस्को का प्रोप्राइटरी है. .1q इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है. दिस इज स्टैंडर्ड मेथड, दिस इज सिस्को प्रोप्राइटरी मेथड. तो जो .1q है वही अब एकमात्र बचा हुआ ऑप्शन है, क्योंकि ISL जो है वो इट्स नॉट बीइंग यूज्ड एनीमोर. ठीक है, सिस्को ने भी अब इसे यूज करना बंद कर दिया. क्यों बंद कर दिया, इस पे तो हम खैर आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि .1q के जो फ्रेम्स हैं दे आर वेरी स्मॉल फ्रेम्स. जो इंफॉर्मेशन जो ये टैगिंग वाला ये जो ऐड करता है ना इंफॉर्मेशन, ये बहुत छोटा इंफॉर्मेशन, ओनली 4 बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज बीइंग एडेड यूजिंग .1q मेथड, whereas ISL adds around 20 बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. तो आपका हर फ्रेम के साथ में 20 बाइट ऐड करेगा, तो कितना सारा मतलब हैवी हो जाएंगे आपके फ्रेम्स. जबकि .1q only adds 4 bytes of information. So ISL is no more used as a tagging method, but .1q is the only way. Cisco also supports it. Every vendor supports .1q. Okay. Any doubts till now? VLANs, port types, tagging methods. Any doubts? समझ आया? Yes or no? सर एक बार रिपीट कर दीजिए. कौन सा वाला? ये थोड़ा पूरा डायग्राम टैगिंग का. टैगिंग वाला, ठीक है. तो जब भी कभी स्विच अपने किसी ट्रंक पोर्ट से कोई भी फ्रेम बाहर निकालता है, ट्रंक पोर्ट से कोई भी फ्रेम बाहर निकलता है, तो उस फ्रेम के साथ में इंफॉर्मेशन ऐड होती है कि ये कौन सी VLAN से आया है. तो VLAN ID, VLAN इंफॉर्मेशन ऐड हो जाती है उसके साथ. इस इंफॉर्मेशन के ऐड करने के प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेम टैगिंग. और ये फ्रेम टैगिंग 2 तरह से की जा सकती है, या तो 802.1q यूज कर लो मेथड, या फिर ISL. तो ISL जो है वो अब कोई यूज करता नहीं. सिस्को के जो पुराने स्विच हैं कैटलिस्ट, जिन पे पुराना iOS वर्जन चल रहा है, उन पे आपको ISL एक ऑप्शन मिलता है. आपको जो आजकल के जितने भी कैटलिस्ट स्विच मिलेंगे, उन पे सिर्फ 802.1q ही ऑप्शन अवेलेबल है. तो ये टैग लगाने का फायदा क्या है कि जब ये टैग लेकर स्विच 2 के पास में फ्रेम जाएगा, तो स्विच 2 को ये टैग देखते ही पता चल जाएगा कि अच्छा ये VLAN 10 से ओरिजिनेट हुआ ट्रैफिक है और ब्रॉडकास्ट है, तो मुझे VLAN 10 के ही लोगों के पास भेजना है. या फिर ये क्या करेगा, अगर ये ब्रॉडकास्ट नहीं यूनिकास्ट है, तो यूनिकास्ट में डेस्टिनेशन मैक में कुछ ना कुछ मैक एड्रेस होगा. जैसे इसके लिए ये डेस्टिनेशन ये है, इसका मैक एड्रेस है 0002, तो ये देखेगा भाई डेस्टिनेशन मैक 0002 है, मेरी टेबल में है, तो मैं उसके पास डायरेक्ट भेज दूंगा, नहीं तो मैं इन दोनों के पास ब्रॉडकास्ट करूंगा जो VLAN 10 के मेंबर्स हैं मेरी टेबल में. ठीक है. तो अगर मान लो 0002 मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है. एज सिंपल एज दैट. ओके. ऑल राइट. Any other questions? ये VLAN टैग जो सर होता है, ये किस लिए करते हैं हम?
वीलन टैग होस्ट लेवल पे हम लोग जो करते हैं ना, वो बाद में आएगा या अभी इसमें करना है? नहीं, आप चाहो तो जैसे मान लो आपके इस स्विच के साथ में सर्वर लगा हुआ है कोई, अब सर्वर्स जो है ना वो केपेबल होते हैं खुद टैगिंग करने के, तो आप हम्म, सर्वर के इस इंटरफेस पे भी डिफाइन कर सकते हो कि भाई ये टैग लेकर जाए, तो ये टैग लेकर सर्वर चला जाएगा। ठीक है, तो ये सर्वर भी टैगिंग करने के मतलब काबिल होते हैं, आप यहाँ भी टैगिंग करवा सकते हो। लेकिन अगर मान लो ये सर्वर टैग नहीं भी कर रहा है तो हमारा ये स्विच केपेबल है कि ये टैग कर सकता है उस फ्रेम को। अगर सर्वर बिना टैग किए भी फ्रेम भेजेगा तो ये स्विच उसको टैग कर लेगा, क्योंकि स्विच का ये जो पोर्ट है जिसके साथ में सर्वर कनेक्टेड है, इस पोर्ट को आप किसी वीलैन में डालोगे, जैसे वीलन 10 में डाल दिया, तो स्विच का जैसे ही ट्रैफिक यहाँ आएगा और ट्रंक पोर्ट पे जाएगा तो वीलन 10 का टैग लग के जाएगा, और स्विच के पास आया है तो स्विच समझ गया कि मेरा ये वाला जो पोर्ट है, पोर्ट नंबर 7, ये वीलन 10 का मेंबर है, तो इसको मालूम है कि वीलन 10 के ही लोगों के पास में अगर कोई ब्रॉडकास्ट है तो ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट है तो यूनिकास्ट इसी वीलन के मेंबर्स के पास में फॉरवर्ड करना है। अब कई बार क्या होता है कि आप सर्वर जिस पोर्ट पे लगाते हो उस पोर्ट को ट्रंक पोर्ट भी बनाते हो, क्योंकि टैगिंग हमेशा ट्रंक पोर्ट पे ही होती है, एक्सेस पोर्ट पे तो होती नहीं, तो आप इसको ट्रंक बनाते हो और यहाँ टैगिंग करवाते हो। तो ये किस लिए करवाते हैं, क्योंकि हमारे पास इस सर्वर पे हो सकता है मल्टीपल वीएम मशीन्स चल रही हैं। ठीक हम्म, है, एक वीएम जो है वो मेरा किसी वीलन 10 में रखना है, दूसरा वीएम जो है वर्चुअल मशीन वो मेरे को वीलन 20 में रखना है। ठीक है, तो क्या होगा, वीलन 10 का ट्रैफिक भी और 20 का ट्रैफिक भी मेरे इसी पोर्ट से निकल रहा है सर्वर के, तो फिर मुझे ये ट्रंक पोर्ट बनाना ही पड़ेगा। तो सर्वर्स आर केपेबल ऑफ डूइंग टैगिंग। ठीक है ना, तो इसलिए टैगिंग करवाते हैं हम पोर्ट को। अच्छा, तो वो पोर्ट जो हमें मिलता है वो ट्रंक पोर्ट होता है ना? जो सर्वर पे जो पोर्ट है वो तो नॉर्मल पोर्ट होता है, उसको आप ट्रंक बना सकते हो। स्विच साइड से ट्रंक पोर्ट होता है ना? हाँ, स्विच साइड से अभी आपको ट्रंक बनाना पड़ेगा। ठीक। स्विच साइड से क्या होता है एक्चुअली, स्विचेस जो है ना, स्विचेस अपने, आपने किसी स्विच से स्विच को कनेक्ट कर दिया और आपने डिफाइन नहीं किया हार्ड कोड कि भैया ये ट्रंक पोर्ट है, तो बाय डिफॉल्ट स्विच क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करके नेगोशिएट कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, स्विच से अगर स्विच इधर दिख गया तो वो उसे ट्रंक पोर्ट में नेगोशिएट हो जाएगा, स्विच से अगर एंड होस्ट दिख गया तो वो उसे एक्सेस पोर्ट में नेगोशिएट कर लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि स्विचेस जो है वो ऑटो नेगोशिएट कर लेते हैं। आप चाहो तो ये ऑटो नेगोशिएशन वाला फीचर को डिसेबल कर दो कि भैया ऐसे तो कोई भी आएगा और स्विच के साथ कनेक्ट होके और ऑटो नेगोशिएट कर दे, तो स्विच ऑटो नेगोशिएशन बंद करना है अगर आपको, तो आप उसको बंद भी कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है, आपको इस पे कमांड लगाना पोर्ट को कि ऑटोमेटिकली नेगोशिएट नहीं कर, और इस पे कमांड चला के आप उसको ट्रंक को डिफाइन कर सकते हो। तो ये दोनों ही तरह से काम हो सकते हैं। इस पे हम लोग कल की क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे ये कैसे आपस में नेगोशिएट करते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है जी। Okay, so let's go to the next point. अब देखो स्विचेस जो है, एक स्विचिंग एनवायरनमेंट की बात करें हम लोग, जैसे मेरे पास में ये 3 स्विच है, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, और ये तीनों स्विच ऐसे कनेक्ट किया। ऐसे क्यों कनेक्ट किया, ऐसे क्यों कनेक्ट करूंगा, रिडंडेंसी, हाई अवेलेबिलिटी, कुछ भी बोल सकते हो आप। आई एम सॉरी। तो एक्चुअल में क्या है, स्विच 1 से स्विच 3 तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है, दूसरा रास्ता इधर से भी जा सकता है। ऐसा ही हर स्विच से दूसरे स्विच तक पहुंचने के लिए अब एक रास्ता नहीं है, 2 रास्ते हैं। अगर मान लो ये लिंक फेल हो गया तो भी मैं स्विच 3 के होस्ट तक ऐसे पहुंच सकता हूँ, इसलिए मैं ये एडिशनल लिंक लगाया। ठीक है, नहीं तो हम लोग ये लिंक नहीं भी लगाते तो भी कम्युनिकेशन तो होता, लेकिन अगर कुछ फेल हो जाता, अगर ये वाला लिंक फेल हो गया तो कम्युनिकेशन ना तो स्विच 1 का स्विच 2 से हो पाएगा ना 3 से, इसलिए मैं मल्टीपल लिंक्स ऐसा लगाता। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल लिंक्स लगाने से हमारे नेटवर्क में कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं, और वो इश्यू क्या हो सकता है, लूप्स।
लूप्स क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, अब लूप कैसे क्रिएट हो सकते हैं कि कोई ट्रैफिक मेरा इधर से स्टार्ट हुआ, वो ये स्विच के पास गया, स्विच ने इसको भेजा, ये स्विच ने इस स्विच को भेजा, इस स्विच ने फिर इधर भेज दिया, फिर ये स्विच ने इधर भेज दिया, इधर भेज दिया। तो ऐसा करके मेरे इस एनवायरनमेंट में लूप बन सकते हैं। जिन्होंने सीसीएनए पढ़ा है उनको तो ये मालूम होगा। तो लूप्स बन सकते हैं हमारे नेटवर्क में। तो ये जो स्विचेस है, these switches are capable enough to handle these loops. They have an inbuilt mechanism, some protocols to avoid these loops or to stop these loops. So, एक प्रोटोकॉल यूज करता है स्विच STP, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, जिसको ये लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म बोलता है। ये प्रोटोकॉल ध्यान रखेगा कि आपके नेटवर्क में लूप ना बने। ठीक है जी, तो STP हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले एक स्विच जो है वो दो तरह के फ्रेम्स को कैरी करता है, मतलब स्विच करता है। पहला फ्रेम जो है उसको हम लोग बोलते हैं BPD, और दूसरा जो फ्रेम है उसको हम लोग बोलते हैं डेटा फ्रेम। ये क्या है? देखो, हर जो भी हमारा डिवाइस होता है ना, वो डिवाइस, जैसे हमने राउटर्स पढ़े हैं, तो राउटर से राउटर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसमें वो दो तरह के पैकेट भेजता है। एक वो भेजता है कंट्रोल प्लेन पैकेट्स, और दूसरा भेजता है वो डेटा प्लेन पैकेट्स। कंट्रोल प्लेन पैकेट्स कौन से होते हैं? जो दो राउटर हमने ऐसा कनेक्ट किया, OSPF चलाया इन पे, तो OSPF हर कुछ टाइम बाद में हेलो भेजेगा, है कि नहीं? वो एक दूसरे को अपना अपडेट्स भेजते हैं। अगर कोई नेटवर्क डाउन हुआ तो अपडेट, कोई नया नेटवर्क आया तो अपडेट, एक दूसरे को हर पीरियोडिक हेलोस भेज रहे हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है इन डिवाइसेस के बीच में, इसको बोलते हैं कंट्रोल प्लेन कम्युनिकेशन। और जो मेरे राउटर्स के नीचे यहाँ होस्ट लगे हैं, और वो होस्ट जब एक दूसरे को पिंग कर रहे हैं वाया दीज राउटर्स, तो वो क्या है? वो डेटा है मेरा, और उसको कौन कैरी करेगा, उसको कौन हैंडल करेगा? डेटा प्लेन। तो यानी कि एक डिवाइस जो है उसको मैंने दो भाग में बांट दिया। एक है कंट्रोल प्लेन, ये मेरे डिवाइस का, जो मैनेज करेगा क्या? राउटिंग प्रोटोकॉल्स, ठीक है, जो भी मेरे टेबल्स वगैरह बन रहे हैं, जो इनके बीच में की अलाइज चल रहे हैं, वो सारा चीज जो है वो कंट्रोल प्लेन का काम है। और डेटा प्लेन का काम है ट्रैफिक फॉरवर्डिंग का, जो भी मेरा एंड यूजर डेटा है उसकी फॉरवर्डिंग। ऐसे ही स्विचेस के अंदर भी दो तरह के फ्रेम्स कैरी होते हैं। एक होते हैं BPDU, जो कि कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक है, और दूसरा है डेटा फ्रेम, जो कि डेटा प्लेन का ट्रैफिक है। तो BPDUs क्या है? जैसे हमारे ये डिवाइसेस राउटर्स थे, उनके बीच में ये राउटर्स एक दूसरे को हेलो भेज रहे थे, वैसे ही स्विचेस भी एक दूसरे को अपना हर कुछ टाइम इंटरवल के बाद में मैसेज भेजते हैं। उनको बोलते हैं ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, BPDU। तो ये जो BPDU मैसेजेस है, ये हर 2 सेकंड बाद में एक स्विच दूसरे स्विच को भेजता है। ये स्विच सब एक दूसरे को भेज रहे हैं BPDU। तो ये BPDU पैकेट्स जो है, ये BPDU पैकेट्स ये क्यों भेजे जा रहे हैं? तो इस पे आते हैं हम लोग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, जस्ट कॉन्सेंट्रेट। तो जब कभी ये स्विचिंग एनवायरनमेंट में मैंने ये स्विचेस लगा के इनको पावर ऑन किया, तो ये स्विचेस क्या करते हैं? ये स्विचेस एक दूसरे को BPDU भेजते हैं। BPDU जो है ये बूमरैंग की तरह होता है। बूमरैंग समझते हो ना? वो मोगली फेंकता था, वो घूम फिर के उसी के पास में आ जाता था। दैट इज बूमरैंग। इट्स काइंड ऑफ बूमरैंग। स्विच 1 ने भेजा तो वो स्विच 2 के पास गया BPDU, स्विच 2 ने उस BPDU को फॉरवर्ड किया, स्विच 3 के पास आ गया, स्विच 3 ने उसको फॉरवर्ड किया, वापस से वो आ गया स्विच 1 के पास, और इसी वक्त स्विच 1 ने कह दिया कि अरे यार, नेटवर्क में तो लूप बन सकते हैं। ये BPDU जो मैंने भेजा था घूम फिर के दूसरे रास्ते से मेरे ही पास आ गया, इसका मतलब इस नेटवर्क में प्रॉब्लम है, इधर तो लूप बन सकते हैं।
अब शुरू होती है पूरी कहानी एसटीपी की, जो प्रोटोकॉल का हमने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया था, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। भैया लूप बन सकते हैं तो एसटीपी एक्टिव हो जाता है तुरंत, और एसटीपी कहता है वेट वेट वेट, आई विल मेक श्योर कि लूप नहीं बनेंगे, डोंट वरी। एसटीपी काम अपना शुरू करता है, और ये काम क्या करता है? ये काम करता है सबसे पहला कौन बनेगा रूट ब्रिज, ये करवाता है इलेक्शन। एसटीपी इलेक्शंस करवाना शुरू करता है, कई इलेक्शन है। सबसे पहला इलेक्शन किस चीज का है कि इस नेटवर्क में एक स्विच को हमें क्या बनाना है? रूट ब्रिज बनाना है। तो सबसे पहला इलेक्शन प्रोसेस, कौन बनेगा रूट ब्रिज। अब देखिए रूट ब्रिज कौन बनेगा। यहां मेरे पास में 3 स्विच है, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। अब इन तीनों में से रूट ब्रिज कौन बनेगा? स्विच 1 में से, 2 में से और 3 में से रूट ब्रिज कौन बनेगा? इलेक्शन कौन जीतेगा? वो स्विच जिसका ब्रिज आईडी लोवेस्ट है, वो बनेगा रूट ब्रिज। अब ये ब्रिज आईडी क्या है भाई साहब? अब देखो हम लोग पढ़ रहे हैं स्विच, लेकिन आप जगह जगह देख रहे हो ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, ब्रिज आईडी, है ना, ब्रिज 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 नाम आएगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये ब्रिज जब इजाद हुआ था उस जमाने से चल रही हैं। जब स्विच आ गए तो भी ये उन्हीं नामों से आगे चलते रहे, नाम चेंज नहीं किया। बीपीडीयू की जगह एसपीडीयू, स्विच प्रोटोकॉल डेटा यूनिट नहीं किया, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा ही किया, क्योंकि ब्रिज सिर्फ एक डिवाइस हार्डवेयर को हम ब्रिज नहीं बोल रहे, ब्रिजिंग का काम जो है वो स्विच भी कर रहे हैं, तो नाम वही रहने दिए और काम आगे बढ़ते गए। तो जी सबसे पहला इलेक्शन रूट ब्रिज। रूट ब्रिज कौन बनेगा? वो स्विच जिसका ब्रिज आईडी लोवेस्ट होगा। और ब्रिज आईडी क्या होता है? ब्रिज आईडी होता है मैक एड्रेस प्लस प्रायोरिटी। इन दो चीजों से मिलके बनता है ब्रिज आईडी। अब मैक एड्रेस किसका? मैक एड्रेस तो यहाँ एंड होस्ट का होता है, हमने सुना था कि भैया ये जो स्विच के साथ में एंड होस्ट लगे इनका मैक एड्रेस होता है। तो भाई लोग वैसे ही ये जो हमारे स्विच है ना, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, हर स्विच का एक सिस्टम मैक होता है। हर स्विच का अपना खुद का एक सिस्टम मैक होता है। तो जैसे स्विच 1 का मैक एड्रेस है 0001, स्विच 2 का मैक एड्रेस है 0002, स्विच 3 का मैक एड्रेस है लेट्स से 0003। तो ये इसके सिस्टम मैक है। तो ये मैक एड्रेस प्लस प्रायोरिटी, हर स्विच पे एक प्रायोरिटी नंबर सेट होता है बाय डिफॉल्ट 32768। ये प्रायोरिटी वैल्यू बाय डिफॉल्ट हर स्विच पे कॉन्फ़िगर्ड रहती है। इसको आप 1 से लेके 65535 तक चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रायोरिटी वैल्यू 1 to 65535 की रेंज में कुछ भी दी जा सकती है। बाय डिफॉल्ट ये 32768 सेट रहती है हर स्विच पे। तो हर स्विच की प्रायोरिटी तो जी सेम है, डिफरेंट क्या है? मैक एड्रेस। तो स्विच 1 की मैक एड्रेस प्लस प्रायोरिटी, स्विच 2 का मैक एड्रेस प्लस प्रायोरिटी, स्विच 3 का मैक एड्रेस प्लस प्रायोरिटी, इनको मिला के जब इनको मिला दोगे, जोड़ दोगे, तो ब्रिज आईडी किसका लोवेस्ट है भाई? ब्रिज आईडी किसका लोवेस्ट है? प्रायोरिटी तो सबका सेम है, तो मैक एड्रेस देखो किसका छोटा है वैल्यू। तो स्विच 1 के मैक एड्रेस का वैल्यू सबसे कम है। तो स्विच 1 ये इलेक्शन जीत जाएगा और स्विच 1 बन जाएगा रूट ब्रिज। Switch 1 will become root bridge of this switching network. इसमें किसी को कोई डाउट? Any doubts? इसमें कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पर ईवीएम मशीन यूज ही नहीं करते जिनसे धांधली हो सकती है। Okay, so let's come to the point. तो स्विच 1 बन गया रूट ब्रिज, पहला इलेक्शन कंप्लीट हुआ
और इस इलेक्शन को जीतने का आधार क्या था? ब्रिज आईडी। आफ्टर दिस इलेक्शन द सेकेंड इलेक्शन विल स्टार्ट। और दूसरा इलेक्शन किस चीज का है? दूसरा इलेक्शन है कौन बनेगा रूट पोर्ट। अब ये इलेक्शन जो है, अब पहला वाला इलेक्शन तो तीनों स्विचेस के बीच में आपस में हुआ था। तीनों स्विचेस के बीच में आपस में ये हुआ, ये बन गया रूट ब्रिज, और इन स्विचेस को बोला नॉन रूट ब्रिजेस। दीज आर नॉन रूट ब्रिजेस, दिस इज रूट ब्रिज। नाउ इन तीनों के इलेक्शन में स्विच 1 जीता, और जीतने के बाद में इसके पास में क्या जिम्मेदारियां आई, व्हाट रोल ही विल प्ले इन दिस नेटवर्क। सबसे पहला तो कि अब बीपीडीयू भेजूंगा सिर्फ मैं। ये रूट ब्रिज का काम है। रूट ब्रिज बनने के क्या फायदे हैं कि बीपीडीयू सिर्फ रूट ब्रिज भेजता है। दूसरी चीज, रूट ब्रिज के जितने भी पोर्ट होते हैं रूट ब्रिज के, ये जो पोर्ट्स देख रहे हो आप, ये वाले पोर्ट्स, वो सारे पोर्ट होते हैं फॉरवर्डिंग मोड में। अब ये नई नई टर्म्स आ रही है, फॉरवर्डिंग मोड, हम आएंगे इस पर। तो फॉरवर्डिंग मोड क्या है? तो देखो, एक स्विच के पोर्ट या तो ब्लॉकिंग मोड में हो सकते हैं, या फिर लिसनिंग मोड में हो सकते हैं, या लर्निंग मोड में हो सकते हैं, या फिर फॉरवर्डिंग मोड में हो सकते हैं, या फिर एक और मोड है डिसेबल्ड मोड। तो ये 5 मोड हैं: डिसेबल्ड, ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग। एक स्विच का पोर्ट जो है वो इनमें से किसी भी एक मोड में हो सकता है। तो जो रूट ब्रिज बनता है उसके सारे पोर्ट कौन से मोड में होते हैं? फॉरवर्डिंग मोड। तो ये बाकी मोड क्या है फिर? इन पे भी आते हैं। तो जब एक स्विच की बात कर रहे हैं हम लोग, ये मेरा स्विच है, इस स्विच पे जो पोर्ट्स है, उन पोर्ट से ट्रैफिक अंदर आता है और बाहर भी जाता है। ठीक है जी। स्विच के पोर्ट्स पे इनग्रेस पोर्ट्स भी होते हैं, इग्रेस पोर्ट्स भी होते हैं। एक पोर्ट है जो इनग्रेस इग्रेस दोनों भी हो सकते हैं, है ना। सो ये जो मेरा स्विच है, अगर इसके पोर्ट डिसेबल्ड है, इसका मतलब क्या कि मैंने शटडाउन कमांड चला के उसके पोर्ट को बंद कर दिया। शटडाउन कमांड चला के मैंने पोर्ट को बंद कर दिया। तो अब जो पोर्ट डाउन ही कर दिया मैंने, अभी ये स्विच नहीं है, ये पोर्ट है। आई एम सो सॉरी, ये स्विच नहीं है, ये स्विच का एक पोर्ट है। ठीक है। तो स्विच के पोर्ट पे ट्रैफिक अंदर भी आता है, बाहर भी जाता है ना। कौन कौन सा ट्रैफिक आ सकता है स्विच के पोर्ट पे? स्विच के पोर्ट पे हमारे पास में 2 तरह का ट्रैफिक आ सकता है, बीपीडीयू भी आ सकता है और डेटा भी, और वो बीपीडीयू भेज भी सकता है और डेटा भी, है ना। तो स्विच के इस पोर्ट पे बीपीडीयू और डेटा आ भी सकते हैं, बीपीडीयू और डेटा जा भी सकते हैं। तो अगर ये डिसेबल्ड मोड में है, यानी मैंने इसको शट कर दिया, तो क्या होगा? ना तो बीपीडीयू और डेटा सुनेगा, ना बीपीडीयू और डेटा बाहर भेजेगा। ये पोर्ट ही बंद है, दिस पोर्ट इज डाउन, सो नो ट्रैफिक विल कम इन और गो आउट। ठीक है। फिर आता है दूसरा मोड, ब्लॉकिंग मोड। ब्लॉकिंग मोड में जो पोर्ट होता है, उस पोर्ट पे बीपीडीयू ना तो भेजा जाता है, ना डेटा भेजा जाता है, ना डेटा रिसीव किया जाता है, सिर्फ बीपीडीयू रिसीव किया जाता है। अगर कोई पोर्ट ब्लॉकिंग मोड में है तो वो सिर्फ बीपीडीयू रिसीव करेगा, सिर्फ रिसीव करेगा, प्रोसेस भी नहीं करता उस बीपीडीयू को। ध्यान रखना, ओनली रिसीविंग द बीपीडीयू, दैट्स इट। सुन रहा है, हाँ बीपीडीयू है, ओके आया, ओके। क्या करना है? बीपीडीयू कह रहा है अरे भाई मुझे देख तो ले, वो कहता नहीं,
It's okay. The third is listening mode. So listening mode में क्या होता है? Listening mode में भी यही काम होता है, ना BPDU भेजा जाता है, ना डेटा भेजा जाता है, ना डेटा रिसीव किया जाता है, सिर्फ BPDU सुना जाता है और उसे अब प्रोसेस भी किया जाता है। अब आ रहा है तो उसे सुन रहा हूं, अच्छा क्या बोल रहा है BPDU, वो मेरे सुनने में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, उसको प्रोसेस भी करने शुरू कर दिया, उसको पढ़ना शुरू कर दिया। फिर मोड आता है लर्निंग। लर्निंग में भी यही होता है, ना BPDU भेजेगा, ना डेटा भेजेगा, ना डेटा रिसीव करेगा, BPDU को प्रोसेस करेगा और मैक एड्रेस वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन उस BPDU में आ रही है वो उसको लर्न भी करना शुरू करेगा। भाई मेरे पास में एक BPDU आया, STP का चुनाव हो रहा है, अच्छा चुनाव हो रहा है, तो चुनाव के अंदर BPDU आ रहा है, तो अच्छा ओहो ये BPDU स्विच 1 से आया, उसका वैल्यू है 0001, ओके सुन लिया, तो उसको लर्न भी कर लिया कि ये वाले पोर्ट पे स्विच 1 के लिए कनेक्टिविटी है, तो ऐसा करके वो प्रोसेस भी करता है और मैक एड्रेस वगैरह लर्निंग भी शुरू कर देता है। और चौथा मोड होता है फॉरवर्डिंग मोड। फॉरवर्डिंग मोड के अंदर क्या होता है, फॉरवर्डिंग मोड में चारों काम चालू हो जाते हैं, डेटा भेज रहा है, रिसीव कर रहा है, BPDU भेज रहा है, रिसीव कर रहा है। तो ये BPDU और डेटा को कैसे इंटरप्रेट करता है, कौन से मोड में एक स्विच का पोर्ट, वो आपको समझ में आना चाहिए। डिसेबल्ड मोड में सब बंद, लॉकिंग मोड में सिर्फ BPDU आ रहा है, लिसनिंग मोड में BPDU सुन रहा है और उसको प्रोसेस भी कर रहा है, लर्निंग मोड में मैक एड्रेस लर्न करना भी शुरू कर देता है पोर्ट, और फॉरवर्डिंग मोड में सब काम चालू होता है। So these are the 5 modes of a switch port. Now हमने कहा कि भाई जो रूट ब्रिज है ना, वो रूट ब्रिज के सारे पोर्ट्स कौन से मोड में होते हैं, फॉरवर्डिंग मोड। रूट ब्रिज के सारे पोर्ट फॉरवर्डिंग मोड, ठीक है। तो यानी कि वो डेटा और BPDU सुनेंगे भी और भेजेंगे। अब किसी ने भी मेरे को ये क्वेश्चन पूछा नहीं अभी तक कि एक्चुअल में ये जो काम चल रहा है ना लूप्स को रोकने के लिए, तो लूप बनेगा कैसे। मैंने आपको हाई लेवल एक ओवरव्यू दिया था, उसका एक एग्जांपल दे देता हूँ, है ना, ताकि आपको और समझ में आ जाए कि सिचुएशन कैसे कितनी जल्दी खराब हो सकती है। यहाँ पर इस स्विच के पास में, स्विच 2 के पास में मेरा एक होस्ट है, होस्ट A। ये सब स्विचेस में जो भी है ना, ये सारे जो पोर्ट्स है ये VLAN एक में भी हो सकते हैं, अलग अलग VLAN में भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सेम VLAN भी हो सकते हैं, डिफरेंट VLAN में भी हो सकते हैं, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। ए ने क्या किया, इस होस्ट A ने किया ब्रॉडकास्ट, इसने ब्रॉडकास्ट किया, तो वो ब्रॉडकास्ट जो है स्विच के इस पोर्ट पे आया। स्विच ने क्या कहा, हाँ भैया किधर जाना है, इसने कहा कि ब्रॉडकास्ट में, तो वो ठीक है, कौन से VLAN का है वो चेक करके इस स्विच ने उस VLAN के दूसरे मेंबर के पास भेज दिया और इसको कहाँ फॉरवर्ड किया, ट्रंक पोर्ट के पास। इसने ट्रंक पोर्ट्स पे डाल दिया, ये ट्रंक पोर्ट्स है मेरे, ये सारे ट्रंक लिंक है, तो इधर भी गया वो और इधर भी आया वो फ्रेम आया इस स्विच के पास। तो ये जो स्विच है, ये स्विच क्या देखता है, ये देखता है कि भैया किधर जाना है, ये कहता है कि ब्रॉडकास्ट है, तो अच्छा उस VLAN का कोई मेंबर है तो भेज दूंगा, नहीं तो ट्रंक पोर्ट पे तो डालना ही है मुझे, तो जिस पोर्ट से ट्रैफिक घुसता है उसके अलावा बाकी पोर्ट्स पे भेजेगा, ट्रंक पोर्ट्स पे। तो वो इधर आ गया, वो घूम के इस स्विच के इस पोर्ट पे, इधर से जो भेजा था वो भी घूम के इधर आ गया। अब स्विच 1 के पास में जैसे ही ट्रैफिक आया इधर से, वो पूछता है हाँ भैया किधर जाओगे, बोला कि मैं तो ब्रॉडकास्ट हूँ, तो ठीक है कौन से VLAN से, उस VLAN के पास भेज दिया, और कहाँ डाल दूंगा, ट्रंक पोर्ट पे, इधर भेज दिया। जिस ट्रंक पोर्ट से मिल रहा है उसको छोड़ के दूसरे ट्रंक पोर्ट पे डाल दो। फिर ये स्विच 2 के पास आ गया, स्विच 2 ने पूछा हाँ भैया किधर जाओगे इस पोर्ट पे आके, तो इसने कहा ब्रॉडकास्ट हूँ, ठीक है ब्रॉडकास्ट जो उस VLAN के मेंबर है उनके पास तो भेजा ही, ट्रंक पे डाल दिया इधर।
फिर इस स्विच के पास, इसने इधर भेजा, इसने इधर, तो ये क्या बन गया, ये एक लूप बन गया। ऐसा ही जो इधर गया था ट्रैफिक, इस स्विच के पास में मिला, उसने इस तरफ भेज दिया, ये स्विच को मिला, इसने इधर भेज दिया, इसने इधर, तो एक लूप बन गया। ऐसे दो लूप बन गए। और ये लूप जो है वो आपके नेटवर्क के लिए इतने खतरनाक होते हैं कि आपके नेटवर्क को विद इन सेकेंड्स डाउन कर देते हैं। आप इन डिवाइसेस को एक्सेस ही नहीं कर पाते रिमोट, आपका कोई डेटा ट्रैफिक जाना ही बंद हो जाता है। तो ये जो लूप बन जाते हैं, ये लूप आपके नेटवर्क के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो इन्हीं को रोकने के लिए ये सारी कवायद कर रहा है एसटीपी। ठीक है जी। सो द सेकंड इलेक्शन इज रूट पोर्ट। कौन बनेगा रूट पोर्ट? पहला इलेक्शन तो हुआ सारे स्विचेस के बीच में, उनमें से एक बन गया रूट ब्रिज। अब ये वाला जो इलेक्शन है ये चलता है नॉन रूट ब्रिजेस में, आपस में नहीं। हर ब्रिज का एक अपना इलेक्शन होगा रूट पोर्ट का। जैसे मैं इस स्विच के बात करूं, स्विच 3 जो है वो कहता है कि अच्छा मैं रूट ब्रिज तक पहुंच सकता हूं दो रास्तों से, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। देयर आर टू पाथ्स। कौन सा रास्ता मेरा बेस्ट पाथ है टू रीच टू रूट ब्रिज, ये वाला या ये वाला? तो इसका फैसला किससे होता है? इसका फैसला होता है फिर से कॉस्ट। कॉस्ट पढ़ी थी हम राउटिंग में, है ना, ओएसपीएफ भी कॉस्ट यूज करता है। तो वैसा कॉस्ट नहीं है इसका, इसका भी कॉस्ट बैंडविड्थ पे आधारित है, लेकिन इसकी कॉस्ट फिक्स्ड है, इसकी कॉस्ट फिक्स्ड है। ठीक है जी। तो ये क्या करता है, कॉस्ट के आधार पे डिसाइड करता है। अब ये जो मेरे सारे लिंक हैं, ये सारे लिंक लेट्स से 1 गिग के लिंक है, 1 गिग 1 गिग 1। सो दीज लिंक्स आर guys give me a second, I'll take a call, it's important। हाँ जी, तो 1 गिग के लिंक है मेरे पास, इधर तीनों 1 गिग के लिंक है। तो ये जो कॉस्ट होती है ये क्या है, देखिए ये फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट है। तो मैं आपको बताऊं कॉस्ट वैल्यूज किस बैंडविड्थ का कितना है। लेट मी क्रिएट। तो जैसे बैंडविड्थ एंड कॉस्ट, अगर मेरा 10 MB का लिंक है तो उस लिंक का कॉस्ट होता है 100। अगर मेरा 100 MB का लिंक है तो उस लिंक का कॉस्ट होता है 90। अगर मेरे 1 गिग का लिंक है तो उसका कॉस्ट है 4। अगर मेरा 10 गिग का लिंक है तो उसका कॉस्ट है 2 एंड सो ऑन। सो मेरा लिंक है 1 गिग, 1 गिग का कॉस्ट कितना है 4। तो यानी कि इधर से इधर का कॉस्ट है 4, इधर का कॉस्ट है 4, इधर का कॉस्ट है 4। तो टोटल स्विच 3 से स्विच 1 तक जो रूट ब्रिज है, अगर इस पोर्ट से जाता हूं तो टोटल कॉस्ट है 4, और अगर इस पोर्ट से जाता हूं तो टोटल कॉस्ट है 8, 4 + 4। तो किधर का कॉस्ट कम है? वाया दिस पोर्ट, पोर्ट नंबर 1 एंड पोर्ट नंबर 2 लेट्स से। तो मेरा पोर्ट नंबर से कॉस्ट 1 से कॉस्ट है 4, पोर्ट नंबर 2 से कॉस्ट है टोटल 8। तो मेरा पोर्ट नंबर 1 जो है वो बन जाएगा रूट पोर्ट। तो रूट पोर्ट का इलेक्शन स्विच 3 में जीत गया पोर्ट नंबर 1। ऐसे ही ये इलेक्शन होगा स्विच 2 में, पोर्ट नंबर 1 एंड 2। इसके पास भी कॉस्ट जो है वो पोर्ट नंबर 1 से 4 है, पोर्ट नंबर 2 से 8 है। तो पोर्ट नंबर 1 इसका बन जाएगा रूट पोर्ट। तो रूट पोर्ट का इलेक्शन नॉन रूट ब्रिजेस में होता है, हर नॉन रूट ब्रिज में होगा। और उस इलेक्शन में क्या हो रहा है कि जो पोर्ट आपके रूट ब्रिज तक बेस्ट पाथ होता है जिस पोर्ट से, वो बनता है रूट पोर्ट। रूट पोर्ट बन गया, और रूट पोर्ट हमेशा फॉरवर्डिंग मोड में होते हैं। रूट पोर्ट भी क्या होते हैं? हमेशा फॉरवर्डिंग मोड में होते हैं। सब ट्रैफिक आएगा, सब ट्रैफिक जाएगा। फिर आता है तीसरा इलेक्शन, थर्ड इलेक्शन। सो द थर्ड इलेक्शन इज कौन बनेगा
डेजिग्नेटेड पोर्ट। कौन बनेगा डेजिग्नेटेड पोर्ट? तो ये तीसरा इलेक्शन है। अब ये इलेक्शन कहाँ होता है? ये इलेक्शन होगा स्विच के उन पोर्ट्स के बीच में जो नॉन रूट पोर्ट्स है। अभी ये तो रूट पोर्ट बन गया, ये नॉन रूट पोर्ट हो गया, ये भी नॉन रूट पोर्ट हो गया। तो जो स्विच के नॉन रूट पोर्ट बच जाते हैं, जैसे स्विच 2 का ये नॉन रूट पोर्ट, स्विच 3 का ये नॉन रूट पोर्ट, तो अब ये कहते हैं कि अच्छा हम में से आपस में कौन सा पोर्ट बनेगा डेजिग्नेटेड पोर्ट। बोला अच्छा इसका क्या जरूरत है? बोला हाँ देखते रहो। ओहो ओके, सॉरी, लेट मी come again. लेट मी रिपीट। वो स्क्रीन पॉज था। तो मेरे ये स्विच का पोर्ट नंबर 1 जो था, इससे टोटल कॉस्ट था 4 रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए, और इधर से टोटल कॉस्ट था कितना? 4 + 4 तो 8। तो इसलिए ये वाला जो पोर्ट है, पोर्ट नंबर 1, जिससे लोवेस्ट कॉस्ट है रूट ब्रिज तक पहुंचने की, वो बन गया रूट पोर्ट। और स्विच 2 में भी ऐसे ही इलेक्शन होगा। 2 पोर्ट है रूट ब्रिज तक जाने का, एक पोर्ट से कॉस्ट है 4, दूसरे से कॉस्ट है 4 + 4 8। तो ये वाला जो पोर्ट है ये बन गया रूट पोर्ट, और ये जो पोर्ट है ये जो रह गए ये बन गए नॉन रूट पोर्ट। इनको कह रहा हूं नॉन रूट पोर्ट। अब जो तीसरा इलेक्शन होता है वो होता है कौन बनेगा डेजिग्नेटेड पोर्ट का। तो डेजिग्नेटेड पोर्ट जो है उनका इलेक्शन कहाँ होता है? उनका इलेक्शन होता है नॉन रूट पोर्ट्स के बीच में। तो जो नॉन रूट पोर्ट्स है, अब जो ये रूट पोर्ट बन गए ये डेजिग्नेटेड मोड में, सॉरी ये फॉरवर्डिंग मोड में रहते हैं। फॉरवर्डिंग मोड में रहेंगे रूट पोर्ट्स, यानी हर तरह का ट्रैफिक आ भी सकता है इन पे, जा भी सकता है। अब आ गया तीसरा और आखिरी इलेक्शन डेजिग्नेटेड पोर्ट का। तो डेजिग्नेटेड पोर्ट कौन से जगह पे चुनाव होगा? ये नॉन रूट पोर्ट्स के बीच में। तो ये कहते हैं कि भैया अब समय आ गया कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक कुर्बानी देनी पड़ेगी, हमें ये एक रास्ता बंद करना पड़ेगा ताकि लूप ना बने। भाई लूप ना बनने का तरीका क्या है कि आप एक रास्ते को बंद ही कर दो, इस लिंक को या इस लिंक को या इस लिंक को हटा दोगे, तीनों में से किसी भी लिंक को, तो फिर लूप नहीं बनेगा। तो उसने कहा कि लिंक को ही हटा देते हैं ना, फिर इतना सब। बोले ना ना ना, लिंक अगर हटा दोगे तो रिडंडेंसी कैसे रहेगी? बोला लिंक लगा के भी कौन सा रिडंडेंसी दे ही रहे हो, क्योंकि लिंक को तो आप बंद ही कर रहे हो, एसटीपी बंद कर रहा है। बोला देखो ऐसा होता है, एसटीपी समझदार है, ये केबल लगी रहने दो, लिंक जो है वो लगा रहने दो, क्योंकि अगर आपका भगवान ना करे अगर ये वाला लिंक या फिर ये वाला लिंक पे कुछ इशू आ गया तो फिर ये वाला लिंक अप हो जाएगा अपने आप। एसटीपी का काम है कि ये जो ब्लॉक कर दिया ना उस लिंक को वापस अप ले आए। तो चिंता मत करो, ये लिंक लगने का फायदा ये है कि आपको रिडंडेंसी दे रहा है। ये बंद रहेगा कब तक? जब तक कि ऊपर वाले लिंक सब सही चल रहे हैं, बराबर चल रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई लिंक फेलियर हुआ तो ये लिंक अप आ जाएगा अपने आप और आपका काम नहीं रुकेगा। अच्छा ठीक है, तो कराओ। इलेक्शन हुआ इन दोनों के बीच, नॉन रूट पोर्ट का, डेजिग्नेटेड पोर्ट का। तो डेजिग्नेटेड पोर्ट या तो स्विच 2 का ये पोर्ट बन जाए या स्विच 3 का ये पोर्ट बन जाए। कौन बनेगा? वो पोर्ट बनेगा रूट पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट, जिस स्विच का ब्रिज आईडी लो होगा उसका पोर्ट बनेगा डेजिग्नेटेड पोर्ट, और उसके सामने वाला जो पोर्ट है वो हो जाएगा ब्लॉक। बोला अच्छा ब्रिज आईडी, वेट, मेरा ब्रिज आईडी है 0003 + 32768। मेरा ब्रिज आईडी क्या था? 0002 + 32768। तो मतलब स्विच 2 का ब्रिज आईडी कम है, तो स्विच 2 का ये पोर्ट जो है ये बन जाएगा डेजिग्नेटेड पोर्ट। ये नॉन रूट पोर्ट नाम की टर्म हट गई क्योंकि ऐसी कोई टर्म होती नहीं। और ये वाला जो पोर्ट है स्विच 4 का, ये वाला पोर्ट हो जाएगा ब्लॉक। ये पोर्ट हो जाएगा ब्लॉक, यानी ये ब्लॉकिंग मोड में चला जाएगा। और डेजिग्नेटेड पोर्ट होता है वो भी फॉरवर्डिंग मोड में रहता है। तो देख रहे हो आप यहाँ फॉरवर्डिंग मोड में कौन कौन से पोर्ट है? डेजिग्नेटेड पोर्ट,
रूट पोर्ट, हमारे रूट ब्रिज के सारे पोर्ट, ये रूट पोर्ट, और जो ब्लॉक हो गया वो कौन सा पोर्ट है, ये वाला पोर्ट। तो हमारी जो टोपोलॉजी है उस टोपोलॉजी में कनेक्टिविटी, फिजिकल कनेक्टिविटी ऐसा है, लेकिन जो ये इलेक्शंस हो जाएंगे उसके बाद में जो लॉजिकल टोपोलॉजी होगी वो कैसी होगी, वो ऐसी होगी। दिस इज स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। ये वाला पोर्ट, ये वाला लिंक, क्योंकि ये वाला लिंक इधर से ब्लॉक हो रखा है, तो इस लिंक पे कभी ट्रैफिक आएगा ही नहीं। ठीक है, ट्रैफिक अगर आ भी गया तो ये सुनेगा ही नहीं, और इधर का कोई ट्रैफिक आ रहा है उसे आगे फॉरवर्ड भी नहीं करेगा, बीपीडीयू ये भेजेगा भी नहीं। जो स्विच 1, अब तो स्विच 1 है रूट ब्रिज, यही भेजता है बीपीडीयू। तो ये बीपीडीयू आया तो उसको आगे नहीं भेजा, इधर से बीपीडीयू गया तो उसको भी आगे फॉरवर्ड नहीं किया, तो कभी भी बूमरैंग की तरह वापस स्विच 1 के पास में घूम के बीपीडीयू जाएगा ही नहीं। तो बीपीडीयू घूम फिर के नहीं आया तो स्विच 1 खुश है, लूप बन नहीं रहा है कहीं। वेरी गुड। तो ये वाला पोर्ट जो है वो ब्लॉक हो गया, ये डेजिग्नेटेड पोर्ट, ये रूट पोर्ट, ये रूट पोर्ट, ये रूट ब्रिज, ये नॉन रूट ब्रिजेस। इसमें कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट? समझ आया? यस और नो? Okay, very good. All right. So, the next thing is, अगर मान लो मेरा ये लिंक फेल हो गया कभी, अब क्या होगा? रूट रिकवरी कैसे होगी? ये वाला जो पाथ है ये अब कैसे आएगा? तो देखो क्या होता है कि ये जो रूट ब्रिज होता है ये हर 2 सेकंड बाद में अपने नेबर को अपने ट्रंक पोर्ट पे बीपीडीयू भेजता है, अपने ट्रंक पोर्ट पे हर 2 सेकंड बाद में बीपीडीयू भेजेगा। तो ये बीपीडीयू इधर से भेजा पर ये लिंक फेल हो गया, तो ये जो मेरा स्विच 3 है ना, स्विच 3 बैठा है, ये अपने इस पोर्ट पे जो रूट पोर्ट है उस पे बीपीडीयू सुनता है। 2 सेकंड हो गए, बीपीडीयू मिस हो गया, फिर 2 सेकंड हो गए, बीपीडीयू मिस हो गया, फिर 2 सेकंड हो गए, बीपीडीयू मिस, मतलब 3 बीपीडीयू टाइमर जो है वो एक्सपायर हो गया, लेकिन बीपीडीयू नहीं आया। तो स्विच 3 कहता है अरे रे रे रे, कुछ तो गड़बड़ हो गया, मेरे रूट ब्रिज के साथ में कुछ तो हादसा हो गया, मैं उससे बीपीडीयू ले नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे पास एक दूसरा पोर्ट है जो ब्लॉकिंग मोड में है, जिधर से बीपीडीयू सुन रहा हूं मैं, अभी भी आ रहे हैं, प्रोसेस नहीं कर रहा हूं, तो उस पोर्ट को अप करता हूं। तो 3 बीपीडीयू टाइमर एक्सपायर होने पर, 3 बीपीडीयू टाइमर्स अगर एक्सपायर हुआ तो उसके बाद में स्विच 3 अपने उस पोर्ट को जो कि ब्लॉकिंग मोड में है उस पोर्ट को फॉरवर्डिंग मोड में लाएगा। अब ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्डिंग मोड में लाने के लिए कितना टाइम लगता है? देखो, ब्लॉकिंग से पहले आएगा लिसनिंग मोड, लिसनिंग से फिर आएगा लर्निंग मोड में, और लर्निंग से फिर आएगा फॉरवर्डिंग मोड में। तो ब्लॉकिंग से लिसनिंग में आने में 20 सेकंड का टाइम लगता है, लिसनिंग से लर्निंग और लर्निंग से फॉरवर्डिंग में आने के लिए 15-15 सेकंड का टाइम लगता है। यानी टोटल ब्लॉकिंग से लिसनिंग में आने के लिए 20 सेकंड, लिसनिंग से लर्निंग में 15 और लर्निंग से फॉरवर्डिंग में 15, टोटल 50 सेकंड। इसे हम लोग कहते हैं, ये जो 15-15 सेकंड के 2 टाइमर है इनको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड डिले, और ये जो 20 सेकंड का टाइमर है उसको क्या बोलते हैं? क्या नाम था रे होगा इसका? अरे ये कैसे भूल सकता हूँ, याद करने में ये नाम याद आता है, इट्स मैक्स एज। थैंक यू सुरेश। ठीक है, मैक्स एज एंड फॉरवर्ड डिलेज।
सो ओवरऑल 50 सेकेंड्स का टाइम लगता है ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्डिंग मोड में आने के लिए। तो ये जैसे ही फॉरवर्डिंग मोड में आएगा, ठीक है, वैसे ही इधर से ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। ये पोर्ट मेरा बंद हो गया है। अब स्विच 1 से स्विच 3 का कम्युनिकेशन वाया स्विच 2 चलेगा। अब मान लो ये पोर्ट अप आ गया। अब ये पोर्ट अगर वापस अप आ गया ये लिंक, तो क्या होगा, इधर से भी बीपीडीयू मिलना शुरू हो जाएगा स्विच 3 को। बीपीडीयू इधर से भी सुन रहा है, इधर से भी आ रहा है इसको। तो जब बीपीडीयू सुन रहा है ना, तो उस बीपीडीयू में क्या होता है कि ये जो कॉस्ट आता है, जो कॉस्ट आता है ना, पोर्ट कॉस्ट, मतलब जैसे ही ये वाला पोर्ट पे बीपीडीयू आया विद द कॉस्ट ऑफ 4, इधर से बीपीडीयू आ रहा है विद द कॉस्ट ऑफ 8, ये चीज को वो जरूर प्रोसेस करता है हमेशा, ये बात ध्यान रखना। बाकी चीजें भले ही बीपीडीयू पैकेट में देख, फ्रेम में देखे नहीं देखे, ये चीज जरूर देखता है कॉस्ट। वो देखता है अच्छा मेरे को रूट ब्रिज तक एक लोअर कॉस्ट का बीपीडीयू मिल रहा है, इधर हायर कॉस्ट है, तो वो क्या करता है, तुरंत दूसरा वाला इलेक्शन जो रूट पोर्ट वाला था वो चालू करता है। ये इसको रूट पोर्ट बना देगा, इसको फॉरवर्डिंग मोड में डाल देगा, और इसको फिर से क्या होगा, इसको क्योंकि ये दोनों के बीच में फिर से डेजिग्नेटेड पोर्ट का इलेक्शन होगा, इसको बंद कर। तो ये प्रोसेस है एक स्विच के किसी भी पोर्ट को ब्लॉक करने का, ताकि लूप ना हो। कोई अगर लिंक फेल हो गया तो दूसरे पोर्ट को वापस से अप करके, और रिडंडेंसी लगी रहेगी, ट्रैफिक चालू रहेगा, कम्युनिकेशन हो पाएगा। और अगर मान लो वो लिंक फिर से अप आ गया, तो वापस से उस लिंक को रूट पोर्ट बना के दूसरे पोर्ट को ब्लॉक करना। दिस इज द हाई लेवल प्रोसेस। ये समझ आया आप लोगों को? इसमें कोई डाउट? तो ये सब जो है ना, ये सब हम लोग इतना सीसीएनए में कर लेते हैं। हम जो इसके आगे की बात करेंगे, आगे की बात मतलब एसटीपी में तो इससे आगे कुछ खास है नहीं, लेकिन जो आरएसटीपी है उसके बारे में हम लोग थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे। जो एमएसटीपी है उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, है ना, वो कैसे काम करते हैं, आरएसटीपी एसटीपी में क्या डिफरेंसेस है। कई लोग जैसे इंटरव्यू में पूछ लेते हैं एसटीपी आरएसटीपी में डिफरेंस। अब ज्यादातर इंजीनियर्स जो है वो कहते हैं कि आरएसटीपी रैपिड है, फास्ट है, एसटीपी स्लो है। तो ये डिफरेंस तो कोई काउंट करता ही नहीं है। डिफरेंस काउंट होते हैं वो बहुत टेक्निकल डिफरेंसेस आपको बताने पड़ेंगे। हो सकता है आप लोगों को पता होंगे, लेकिन हम लोग इनके बारे में कल पढ़ेंगे, एसटीपी वर्सेस आरएसटीपी, है ना। फिर इसके अंदर हम लोग और भी चीजें पढ़ने वाले हैं, जैसे आपका जो ये बीपीडीयू होता है ना, इसके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक टाइप होता है टीसीएन, टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन। तो ये बीपीडीयू के बारे में भी पढ़ेंगे। एसटीपी में टीसीएन का कैसा रोल होता है, आरएसटीपी में कैसा होता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। आरएसटीपी में कन्वर्जेंस कैसे होती है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कुछ नई चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मैसेज टाइप्स, जिसमें प्रपोजल और एग्रीमेंट मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं इनके बीच में। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि सीसीएनए वाली बुक्स जो हैं उनको पढ़ के आएँ, और अगर पढ़ रखी है तो सीसीएनपी का जो बुक है स्विच वाला उसको पढ़ के आओ। और ये जब पढ़ के आओगे तो ये समझ पाना बड़ा इजी रहेगा। और आज की क्लास में इतना ही मैं पढ़ाऊँगा। इससे आगे हम लोग क्योंकि जो टॉपिक छेड़ने वाले हैं इट विल टेक सम टाइम। अभी अगर किसी को कोई डाउट है तो वो डाउट पूछ सकते हैं आप।